सो आप सभी का स्वागत है इसके सर के स्पेशल सेशन में। हम करने जा रहे हैं लिटरेरी टर्म्स और टोटल 50 क्वेश्चन होंगे यहाँ पे। चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे है। आप सभी लोग आंसर देने से पहले अपने पेज पे इस तरह से बना लें कि वो 1 to 50 क्वेश्चन का आपको वहां दिखे और आपको टिक करना रहेगा। तो आप फटाफट रेडी कर लें, फटाफट आप टिक करेंगे और मुझे बताएंगे। सेशन के एंड में यू हैव टू टेल योर स्कोर। बहुत ईमानदार रहिएगा, धोखा गुरु के साथ नहीं करना है। आपको फटाफट अपने स्कोर को बताना रहेगा सेशन के एंड में। चलिए, तो बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चन है, एक बेसिक समझ हम आपकी अभी चेक कर रहे हैं इससे। द टर्म ट्रेजेडी डेरिव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड, ठीक है, ट्रेजोडिया, विच लिटरली मीन। लिटरली मतलब क्या होता है, मीन क्या है ट्रेजेडी का, जो ये लिया गया है ग्रीक वर्ड ट्रेजोडिया से। बताइए, कौन बताएगा फास्ट। ट्रेजेडी का मतलब सैड स्टोरी होता है क्या? जो आपका ग्रीक वर्ड ट्रेजोडिया लिया गया है, देखो यही दिक्कत है। बड़ा दुख का विषय है कि आप सभी के नंबर कट जाएंगे। इसका आंसर होगा बी, गोड सॉन्ग। ठीक है, गोड सॉन्ग। एक्चुअली देखो यहाँ सब सब फ्लॉप हो गए इस क्वेश्चन में, है ना। तो ये एक्चुअली सेलिब्रेशन होता था, ठीक है। तो गॉड का नाम मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा है, ठीक है। जिनके सेलिब्रेशन में, हाँ, अच्छा, बहते गंगा में बह गए। चलिए कोई बात नहीं है। तो इसका ध्यान रखिएगा। ट्रेजोडिया जो है इसका ग्रीक सॉन्ग सॉन्ग होता है। बहुत अच्छा रुचि। डायनोसियस, डायनोसियस ग्रीक गॉड है और उन्हीं के रिचुअल के अवसर पे जो है, उन्हीं के सेलिब्रेशन में जो है ये होता था। तो एक्चुअली बकरी वगैरह इन सब की बलि दी जाती थी, ठीक है। और उसी से फिर ये फेस्टिवल शुरू होता है और फिर उसके बाद परफॉर्मेंस होते हैं। तो ये, तो फिलहाल चलिए कोई बात नहीं है, ग्रीक गोट सॉन्ग। अब आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये बताइए ट्रेजेडी और कॉमेडी कौन सा सा ग्रीक गॉड है जिसके उसमें मनाया जाता है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा वो है डायनोसियस। आगे याद रखें आप, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल द सोल ऑफ ट्रेजेडी इज। सोल ऑफ ट्रेजेडी क्या होगा, जल्दी बताएंगे। अब आपका एग्जाम जैसा एकदम क्वेश्चन है, ये सारे सिंपल दिख रहे हैं लेकिन आपको आ रहा है तभी कर पाएंगे आप। तो सोल ऑफ द ट्रेजेडी क्या होगा, प्लॉट होगा, ठीक है, बिल्कुल सही है। द रिलीज ऑफ पेंट अप इमोशन, यानी पिटी एंड फियर। जो पिटी एंड फियर है इसका जो रिलीज होता है ऑडियंस के द्वारा एट द एंड ऑफ ट्रेजेडी, जिसको क्या मानते हैं, एनाग्रोसिस, कैथारसिस, पेरिपेटिया, हमर्सिया, क्या बोलते हैं? तो इसको कैथारसिस बोलते हैं, ठीक है, सही है, सी ऑप्शन इज राइट, ठीक है। पेरिपेटिया का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है? पेरिपेटिया का मतलब होता है सडन रिवर्सल। आपके जब फॉर्चून का सडन रिवर्सल हो जाता है, सडन, याद रखिएगा, रिवर्सल ऑफ फॉर्चून, एकदम एग्जैक्ट अगर एक फ्रेज में कहना है। आपके पिछली बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था ये टीजीटी में। और अगर आपसे पूछो अनेग्रोसिस क्या होता है, तो अनेग्रोसिस क्या होता है, रेवलेशन, रेवलेशन एट द एंड ऑफ द रेवलेशन, रिकॉग्निशन, डिस्कवरी, यस एग्जैक्ट वर्ड अगर आप देखें एमएच अब्राहम में तो डिस्कवरी या फाइनल रेवोल्यूशन। एंड में आपको कोई ऐसी चीज पता चलती है जो आपको बिल्कुल पता नहीं होता है और जो आप बिल्कुल सोच भी नहीं सकते हैं, और उससे क्या होता है, अचानक आपके जीवन का सब कुछ पलट जाता है, सब कुछ चेंज हो जाता है। अचानक आपका फॉर्चून जो है वो रूठ जाता है आपसे, ठीक है, आप बर्बादी की ओर चले जाते हैं, ठीक है। तो ये दो चीजें आप ध्यान रखिएगा, ये दोनों चीजें एंड में आती हैं, दोनों एक दूसरे के बाद आती हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि पेरिपेटिया पहले आएगा कि अनेग्रोसिस आएगा, बताओ भाई जल्दी फास्ट। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये, मतलब एक क्वेश्चन में कितनी चीजें क्लियर कर रहा हूं। पेरिपेटिया पहले आएगा कि अनेग्रोसिस? फिर तो गड़बड़ा रहे हैं आप लोग। पेरिपेटिया कब आएगा? पहले अनेग्रोसिस, पहले कुछ पता चलेगा ना, फिर उसके बाद पेरिपेटिया आएगा। रिवर्सल तो उसके बाद होगा ना, ठीक है। पहले तो पता चलना चाहिए ना कि क्या हुआ। जब बिरनम, अब देखो इसको मैकबेथ से कनेक्ट हो, जब बिरनम के पेड़ अचानक ऊपर की ओर चल के आने लगे,
ठीक है, तो क्या हो, इसे क्या बोलेंगे हम, अनैग्रोसिस। ठीक है, पहला। दूसरे नंबर पे क्या होता है, हालांकि वो क्लाइमेक्स की सिचुएशन है। दूसरे नंबर पे हमें पता चलता है मैकबेथ के बारे में, कि मैकडफ के बारे में, कि वो अनटाइमली अनटाइमली रिप्ड आउट था। ठीक है, ये भी क्या हो गया, ये भी एनाग्रोसिस है। और इससे क्या हो जाएगा, जो मैकबेथ का खात्मा होगा, मैकबेथ का जीवन खत्म हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, वो फिर आपका रिवर्सल हो जाएगा। ठीक है, ये कई बार इतना करीब में होता है कि हमें दोनों के बीच में डिफरेंस करना बड़ा करीब, मतलब इतना करीब हो जाता है कि कई बार हमें पता नहीं चलता है कि हम किसको पहले रखें किसको बाद में रखें। ऐसा होता है कंफ्यूजन। जैसे हम मैकबेथ में ही देखें, तो अगर देखा जाए तो लेडी मैकबेथ की तो मृत्यु पहले ही हो गई। लेडी मैकबेथ की तो मृत्यु पहले ही हो गई। तब तक अभी मैकबेथ को मैकडफ के बारे में नहीं पता था एग्जैक्टली exactly। और यहाँ पे जो मैकबेथ है, कहीं ना कहीं यहाँ से मेलंकली मूड में आ चुका था, है ना। तो कई बार ये दोनों पैरेलल भी हो सकते हैं, पैरेलल भी हो सकते हैं, या थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। लेकिन देखो, जो चीज जनरलाइजेशन होता है हम उसको मानते हैं, और जनरलाइजेशन के केस में क्या होगा, अनैग्रोसिस को फर्स्ट पे ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा, सेकंड पे आपका रिवर्सल होगा, यानी पेरिपेटिया होगा। क्लियर है, एकदम अच्छे से बात सभी को समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है सभी को। अच्छा, अब तीसरी, अब इसमें क्या है, आगे क्या हो रहा है कि सर कैथारसिस कब होगा। कैथारसिस, कैथारसिस 1 मिनट में नहीं होता है। जैसे आपके गूजबम्प आने शुरू होते हैं किसी सिचुएशन को देखकर, या कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, या कुछ ऐसा होता है इवेंट, तो क्या 1 सेकेंड में हो जाता है? नो, इट टेक्स टाइम। वो चलता रहता है, चलता रहता है, और वो बना रहता है आपके पास, और वो एंड में जाके फाइनली धीरे 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 अपने हाईएस्ट इफेक्ट में आता है। ठीक है, वो पूरे प्रोसेस के दौरान चल रहा होता है, पूरे प्ले के दौरान ही। तो कैथारसिस एक तरह से प्ले के एंड में आता है, और वो स्पेशली हाई लेवल पे कब आता है, जब जब आपका एनाग्रोसिस और जो आपका पेरिपेटिया का टाइम होता है, उस समय वो अपने हाईएस्ट लेवल पे आ जाता है कैथारसिस। ठीक है, ठीक है। और फिर धीरे 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 वो आपके दिमाग में तो चलता ही रहेगा, आप चले जाओगे तब तक वो चलता रहेगा, इम्पैक्ट उसका काफी लंबे समय तक आपके ऊपर रहेगा। लेकिन ये एग्जैक्टली उसी टाइम होता है जब आप क्लाइमेक्स से सिचुएशन शुरू होती है, और फिर क्लाइमेक्स के बाद आपका जो एनाग्रोसिस एंड पेरिपेटिया, ये वाला जो मेन है, इस समय हाईएस्ट लेवल पे आ जाता है। क्लियर है सभी को। जब आपका हीरो, जिसको आपने हीरो माना, पता चल रहा है कि अब उसका पतन होने वाला है, तो आप ज्यादा दुखी हो जाओगे ना, आपके अंदर फियर और पिटी, ये सारी भावनाएं एक साथ आ जाएंगी। ठीक है, हम लोग हमें याद आ रहा है। अब ये बताइए, पहले की मूवीज रहती थी, तो उसमें अमिताभ बच्चन जो है, एक मूवी थी तो उसमें मामा रहता है अमरीश पुरी उसका, तो उसको फेंक देता है। तो जब वो फेंक देता है तो उसका दांत टूट जाता है। जब दांत टूट जाता है तो फिर उसके बाद वो कहता है, मामा मैं आपको इस दांत का बदला ले बदला लेने आऊंगा। दांत हाथ में रख के लेके चाहता है, और फिर जब वो जो है एंड स्टेज पे आ जाता है और उसकी खूब पिटाई करता है, तो पहले की महिलाएं जो है बहुत ज्यादा जो है होती थी, मार मार। है? तो लोग इमोशन में आ जाते थे, कनेक्ट ज्यादा कर लेते थे अपने आप को। ठीक है, गंगा जमुना सरस्वती। हाँ, अब वो मैं शब्द नहीं बोल सकता, मतलब वो ऐसे बोलते थे, मार दो गलवा के मार। भोजपुरी स्टाइल में है, बहुत परेशान किया है। तो वो सब चीजें जो है हो जाता था है? तो तो ये वैसा ही है, इमोशन जो है कनेक्ट हो जाता है हमारा। तो पीटी एंड फियर जो आपका कैथारसिस, उसी तरह का इमोशन है। और इसमें आप जानते हैं, जो मेन कहानी होती है ट्रेडिशनल, उसमें हमारा कनेक्शन होता है, लेकिन जिस तरह से इसमें कनेक्शन होता है, ये थोड़ा ज्यादा खतरनाक होता है। जो ट्रेजेडी वाला होता है, इसका रीजन सबसे बड़ा यही है, क्योंकि जो ट्रेजेडी का हीरो होता है ना, वही अचानक विलेन हो जाता है।
जिसको हम एकदम हीरो की तरह भाव दे रहे हैं, जिसकी हम पूजा कर रहे हैं, जिसको पसंद कर रहे हैं, वही मैकबेथ जो शुरू में एकदम हीरो की तरह है, अचानक ऐसा तलवारबाजी करता है कि सब लोग उसकी तारीफ में गुण गा रहे हैं, उसके राजा के सामने उसकी प्रशंसा की जा रही है, सोल्जर्स के द्वारा, सबके द्वारा। हम उसकी प्रशंसा सुन के भाव विह्वल हो रहे हैं, उसके प्रति एकदम हीरो वाली फीलिंग आ रही है, उसकी एक झलक पाने के लिए हम बेकरार हैं। और अचानक मैकबेथ का झलक हमारे सामने दिखाई पड़ता है, और मैकबेथ जो है एकदम भयानक तरीके से लड़ रहा है, जैसे आपने बाहुबली मूवी देखा होगा कि एक बार में 10 लोग को मार के गिरा दे रहा है, एक सेकंड में यहां से वहां कूद के पहुंच जा रहा है, और अचानक मैकडोनाल्ड को ऊपर से नीचे तक फाड़ देता है, ठीक है, फिर गर्दन काट के जो है उठा देता है। तो आप एकदम उसके प्रति फीलिंग आपके अंदर क्या बात, क्या बात है, एकदम पागल हो जाते हैं आप उसके लिए। और वही मैकबेथ क्या करता है, थोड़ी देर बाद राजा की हत्या कर देता है, फिर उसके बाद सबकी बारी बारी से हत्या कर रहा है। तो आपको डर लग रहा है कि अरे क्या हो रहा है? आपको डर लग रहा है कि ये क्या हो रहा है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि शायद अब मैकबेथ सही हो जाए, अब मैकबेथ सही हो जाए, लेकिन अब मैकबेथ बुरा होता जा रहा है। तो आपको मैकबेथ के ऊपर गुस्सा भी आ रहा है, साथ ही साथ दया भी आ रही है कि इतना अच्छा था कैसे बुरा हो गया, क्योंकि आप अपने हीरो को मरने नहीं देना चाहते, लेकिन हीरो अब मरेगा, उसे मरना ही पड़ेगा, कोई रोक नहीं पाएगा। अब हीरो मरने वाला है, हीरो की जिंदगी पहले से खराब होती जा रही है, उसकी पत्नी रोज परेशान है, मर रही है। हाँ, स्लीप वॉकिंग सीन आ रहा है, आपका हीरो के प्रति दया करुणा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हीरो आपका मरने वाला है, समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन करते जा रहे हैं, फिर उसके बाद हीरोइन मर जाती है, हीरो फिर से विचार करता है कि जीवन कैसा है, लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट, ठीक है, ये वाली सिचुएशन आती है जब वो सालिलिकी में जाता है। फिर उसके बाद फिर वो मैदान में आता है, फिर लड़ता है, फिर उसके बाद फिर वही बात जब पता चलता है कि भैया वो अनटाइमली रिप्ड आउट है, फिर आपको पता चल जाता है कि अब आपका हीरो मरने वाला है। तो ये जो सिचुएशन है कि जब आप उसकी पूजा कर रहे हैं, आइडोलेटरी कर रहे हैं, फिर वही हीरो आपकी नजरों में गिरने लगता है, लेकिन आप चाहते नहीं है कि वो मरे, लेकिन एंड में उसे मरना पड़ता है। तो ये जो एक पूरा चेंज चल रहा है, ये जो सिचुएशन चल रही, कहानी चल रही है, ये कैथारसिस आपके अंदर डेवलप करती है, आपके अंदर से बहुत ढेर सारे इमोशंस हैं जो पर्ज होने लगते हैं। तो कई बार इसे परगेशन ऑफ इमोशंस भी बोलते हैं। सच देखें तो आप कभी भी किसी ट्रेजिडी को आप जब देख के निकलते हैं, तो सच तो ये रहता है कि आपको कुछ समझ में नहीं आता है। मुझे अच्छी तरह से याद है, मैंने एक मूवी देखी थी, तेरे नाम। उस मूवी को जब मैं देखा तो मुझे अगले आधे 1 घंटे तक कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि भैया हो क्या गया है इस मूवी में। ये हीरो सलमान खान, जिसको मैं, हालांकि वो विलेनियस कैरेक्टर है, मैं उसे बहुत ज्यादा पसंद नहीं कर रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं उसे पसंद करने लगा, सोचो। ये क्या है, मैं जान रहा हूं कि ये विलेन है, ये बुरा कैरेक्टर है, फिर भी मैं उसे पसंद करने लगा हूं। और फिर वो मर रहा है, उसके जीवन में दुख आ गया, ठीक है, तो क्या हो गया, है ना। तो ये सारी चीजें, एक मिनट, हाँ अभी हम क्लास ले रहे हैं, ये कह रहे हैं ना कि थोड़ी सी आप 7 बजे ले लेंगे। ठीक है, ठीक है, ओके। एक मिनट भाई, मनीष सर का कॉल आया था। वो आपकी क्लास 7 बजे लेंगे, ठीक है मनीष सर। तो समझ में आ रहा है कि नहीं भैया? ये परगेशन अपने दिमाग में रखेंगे कि नहीं, परगेशन आप लोग? तो ये सारी चीजें होती हैं, और ये एकदम डीपर लेवल पे आप सब लोग इसलिए समझिए कि कभी जीवन में भूलिए नहीं। परगेशन ऑफ इमोशन, प्यूरिफिकेशन ऑफ इमोशंस, इसको बोलते हैं कैथारसिस को। पिटी एंड फियर की जो फीलिंग आती है वो इसी में आती है। हमें डर लगता है कि क्या हो जाएगा, क्या ही हो जाएगा, है? अब देखो, ये जितनी भी मूवीज बनाई जा रही है ना, जिसमें विलेन हीरो बन रहा है आजकल के मूवीज में, वो सब एरिस्टोटल के कॉन्सेप्ट को लेके ही मूवी बनाई जा रही है। जैसे एक विलेन आपने मूवी देखा, बहुत पहले बाजीगर आपने मूवी देखा था, फिर उसके बाद से आपका तेरे नाम मूवी आया। हम्म फिर उसके बाद से टपोरी वाला मूवी सलमान खान का आया था, जहां से इस तरह का ट्रेंड शुरू हुआ था। तेरे नाम क्या था वो, वांटेड, वांटेड आया है। तो वहां पे हीरो को एक अलग प्रकार से विलेनियस टाइप का कैरेक्टर के रूप में सामने रखा जाएगा,
और फिर उसके द्वारा इमोशन आपके सामने लाया जाएगा। और वो वाली मूवी आई थी जिसमें वो एमबीबीएस डॉक्टर रहता है, जिसमें ड्रग्स वगैरह खूब लेता है। कौन सी मूवी आई थी? ड्रग्स वगैरह खूब लेता है, क्या नाम है उस डॉक्टर का, वो मूवी का? कबीर सिंह। कबीर सिंह मूवी आया था। अभी आप हाल में एनिमल मूवी आया है। ये सब क्या मूवी है? फर्गेसन। तो ये सारी चीजें दिखाई देती हैं इन सब मूवीज में। विलेनियस कैरेक्टर जो है, एक्चुअली प्रॉब्लम ये हो जाता है कि हम उस विलेनियस कैरेक्टर से कनेक्ट हो जाते हैं। जीत मूवी आई थी, बिल्कुल दिनेश जी, जीत मूवी आई थी। उसकी सनी देओल की। सनी देओल हमको पता है गुंडा है, लेकिन फिर भी सनी देओल को हम पसंद कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं क्योंकि हमारे इमोशन कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, हीरो को, विलेन को हीरो की तरह जब प्रेजेंट कर दिया जाता है तो ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ सालिलिकी इज बेस्ट डिफाइंड एज अ स्पीच वेयर। सालिलिकी जो है बेस्ट डिफाइन किया जाएगा कैसे? स्पीच के रूप में, जहां पे अ करेक्टर स्पीक्स देयर इनर थॉट्स लाउड वाइल एलोन ऑन द स्टेज। स्टेज पे अकेले रहेगा और अपने इनर थॉट को बोलेगा। अब फिर मेरा आपसे अगला क्वेश्चन है कि अगर मान लीजिए कि हमने इसको कर दिया कि अ करेक्टर स्पीक देयर इज हिज इनर थॉट्स, अलाउड, अलाउड नहीं रहेगा, अलाउड चेंज हो जाएगा स्लोली, ठीक है, वाइल एलोन नहीं, अदर्स आर ऑन द स्टेज। अब बताओ, तो ये हो जाएगा साइड। ठीक है, चलो देखो, इसी के साथ मैं सब क्लियर करते चल रहा हूं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, विच टाइप ऑफ कॉमेडी वाज पॉपुलराइज्ड बाय बेन जॉनसन एंड फोकसेस ऑन द कैरेक्टर डोमिनेटेड बाय सिंगल एसेंट्रिक। बताइए, जिसके अंदर अलग अलग तरह का ट्रेट होगा, अलग अलग क्वालिटी होगी, हर कैरेक्टर के पास अपनी क्वालिटी होगी। बेन जॉनसन ने इसे कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स बोलते हैं। कितने प्रकार के ह्यूमर्स की बात करते हैं? 4 टाइप ऑफ ह्यूमर की बात करते हैं। आप में से कोई बता जा पाएगा सब चारों ह्यूमर कौन कौन से? कई बार एग्जाम में पूछता है, यही एग्जाम में पूछता है कि कौन सा ह्यूमर नहीं है जिसके बारे में उन्होंने बात किया है। तो बताइए। सैंग्विन, सैंग्विन तो उसका बताइए। ब्लड, ब्लड, ठीक है। फ्लेगम, येलो बाइल, ब्लैक बाइल, ठीक है, बहुत अच्छा जी। बस यही ध्यान रखना है आपको, ठीक है। जो 3 यूनिटीज की हम बात करते हैं, वो 3 यूनिटीज जो है 3 प्रकार की यूनिटी, टाइम, प्लेस एंड एक्शन की बात है। ये ओरिजिनली कॉन्सेप्ट किस क्रिटिक ने दिया था? सबसे पहले, जल्दी से फास्ट। तो इसको देने वाले कौन से हैं भैया? क्रिटिक का नाम बताइए। टुनटुन प्रसाद। तो इसके हैं बी, ठीक है। अब आप लोग को फिर एक देखो, मैं आपको सब कुछ क्लियर करता जा रहा हूं। तो ये जो 3 यूनिटीज हैं, इसमें जो यूनिटी ऑफ टाइम है, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यूनिटी ऑफ जो टाइम है, टाइम किसकी बात करेगा? अ सिंगल डे, सिंगल डे यानी कितना? 24 आवर्स। फिर उसके बाद दूसरा क्या है? यूनिटी ऑफ प्लेस। प्लेस का मतलब क्या होगा? लोकेशन। वन लोकेशन, एक लोकेशन होना चाहिए, एक से ज्यादा लोकेशन नहीं होना चाहिए। तीसरे नंबर पे क्या है? यूनिटी ऑफ एक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लोग जान नहीं पाते। एक प्लॉट, प्लॉट कितने होने चाहिए? एक। मल्टीपल प्लॉट नहीं होने चाहिए, सिंगल प्लॉट होना चाहिए, ठीक है। तो सिंगल डे, अगर आप इसको सिंपल वर्ड में कहेंगे तो आप इसे सिंगल रूल बोल सकते हैं। सिंगल रूल, सिंगल रूल का मतलब सिंगल डे, सिंगल लोकेशन एंड सिंगल प्लॉट। क्लियर है भैया? सिंगल डे, सिंगल लोकेशन एंड सिंगल प्लॉट, एकदम सिंपल। अब तो नहीं भूलेंगे कभी आप लोग, एकदम मजा आ जाएगा। टनाटन एकदम करके आना है, ठीक है। चलिए, अब जो ट्रेजी कॉमेडी है, इस ड्रामेटिक फॉर्म, एक ऐसा ड्रामेटिक फॉर्म है जो क्या होता है भाई? मिंगल्स बोथ ट्रेजिक एंड कॉमिक एलिमेंट एंड यूजुअली हैज अ हैप्पी एंडिंग। एकदम सही बात है, दोनों एलिमेंट होंगे, ठीक है। और लेकिन एंडिंग कैसी होगी? वो हैप्पी एंडिंग होगी, ये सच है। जैसे आपके बताइए कौन सा मर्चेंट ऑफ वेनिस जैसे है, आपके सिलेबस में भी है। मर्चेंट ऑफ वेनिस में बताइए वो कौन सा सीन है जिसे आप ट्रेजिक सीन बोल सकते हैं, जो जो एकदम एंड, जो सीन जो है आपके लिए
ट्रेजिक क्रिएट करता है, जिसे हमें डर लगता है कि एकदम खत्म नहीं हो जाएगा, सब कुछ गड़बड़ ना हो जाए, तो कौन है? ट्रायल सीन। अपने दिमाग में रखिएगा, ट्रायल सीन। ठीक है, बहुत अच्छा आप लोग समझ रहे हैं। ठीक है, ट्रेजिक एंड से कौन बताता है? कौन सा वो करेक्टर है जो ट्रेजिक एंड से बताता है, बचाता है? वो क्या चंचल जी? एक्ट 4 सीन 1, बताइए कौन सा करेक्टर है? पोर्सिया। पोर्सिया किस रूप में जाती है वो बताइए। डॉक्टर, वो क्या बन के जाती है? कौन सा? हाँ, बाल्थाजार। बाल्थाजार बन के जाती है। ठीक है, आई डोंट। इन अ ड्रामेटिक प्लॉट द डिनाउमेंट रिफर टू। डिनाउमेंट किसको रिफर करता है? जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो कोई मुझे बता सकता है कि कौन सा वो एक क्रिटिक है, कौन सा वो पर्सन है जिसने पिरामिड स्ट्रक्चर की बात की है? जिसने पिरामिड स्ट्रक्चर की बात की है, उसका नाम बताइए। बहुत अच्छा, फ्रेटैग। बहुत अच्छा, जर्मन स्कॉलर है। ठीक है, फ्रेटैग। ठीक है, उनका नाम है। और उन्हीं ने पिरामिड की बात की है, जिसमें 5 मेजर एलिमेंट्स की उन्होंने बात की है। ठीक है, जो किसी एक ट्रेजेडी की जब स्टोरी चलती है तो उसमें 5 चीजें दिखती है। ठीक है, ठीक है। इसको ड्रामेटिक डिजाइन भी बोलते हैं। मैं आप लोग को एक बार स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूँ, ताकि एकदम मास्टर ब्लास्टर बन के जाइए। अब आप लोग एकदम उड़ा के आइए। देखिए, ये ड्रामेटिक डिजाइन आपको स्क्रीन पे दिख रही है। इनका क्या नाम है? गुस्तो फ्रेटैग। गुस्तो फ्रेटैग है, जर्मन नावलिस्ट है, प्ले राइट है ये, गुस्तो फ्लैटरैग। स्क्रीन पे आप लोग को दिख रहा होगा इनका नाम, ये है। और इन्होंने ये आपका स्ट्रक्चर दिया था, आप देख सकते हैं ये पिरामिड है। इन्होंने 5 चीजों की बात की थी कि किसी भी नावल में एक्सपोजिशन होगा, फिर राइजिंग एक्शन होगा, फिर क्लाइमेक्स सबसे एंड में होगा, फिर फॉलिंग एक्शन होगा, फिर डिनाउमेंट। ठीक है, यस यस। ये ड्रामेटिक डिजाइन है, तो ये ध्यान रखिएगा ये किसने दिया था। ठीक है, क्लाइमेक्स वो मेन सिचुएशन होता है जहां पे मेन स्टोरी होती है, हाई लेवल की, जहां पे मिस्ट्री होती है, वो क्लाइमेक्स होता है। यहाँ पे सॉल्व हो जाता है सब कुछ, फिर उसके बाद कहानी में कुछ दम बचता नहीं है। अब ये राइटर के स्किल पे डिपेंड करता है कि वो क्या करे। अब वो राइटर जो है किस प्रकार से इसको जो है अब इसके बाद की कहानी को लेकर चले। तो जो चालाक राइटर होते हैं वो अक्सर क्लाइमेक्स एंड में देते हैं, क्योंकि जब वो एंड में देंगे तो क्या होगा कि उसके बाद कहानी ज्यादा बचेगी नहीं। ठीक है, अगर मिडिल में कुछ लोग बेवकूफी कर जाते हैं, पूरी कहानी मिडिल में ही खत्म हो जाती है। मन में बहुत लोग को सुना है जो कहते हैं कि भैया मूवी तो ऐसा लगा था इंटरवल के पहले ही खत्म हो गया, इंटरवल के बाद तो फर्जी बैठे हुए थे, क्योंकि मूवी में इसका ध्यान नहीं दिया गया। कई बार ये लोग कहते हैं कि क्लाइमेक्स यार पहला पार्ट में तो यार मजा ही नहीं आया, दूसरे पार्ट में मजा आया। तो उसमें क्या होता है कि पहले पार्ट में कोई अच्छी कहानी नहीं सुनाते हैं, और लास्ट में कहानी को क्लाइमेक्स एकदम एंड में लेके चले गए, पहले पार्ट में कुछ दिया नहीं मजेदार, तो भी लोग को मजा नहीं आता है। तो आपको बहुत अच्छे से वेल स्ट्रक्चर करके कनेक्ट रखना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगी। चलिए, ठीक है, तो ये याद रखेंगे आप लोग। यस, अब कॉमेडी ऑफ मैनर की, हाँ, तो डेनाउमेंट में क्या होगा? क्लाइमेक्स में तो आपको बता दिया कि जितनी भी मेन चीजें हैं, वो वहां पे जो है क्लाइमेक्स में हाई, सबसे हाईएस्ट लेवल का जो है सस्पेंस होता है। क्लाइमेक्स में क्या होगा भैया, ये ध्यान दे, क्लाइमेक्स में क्या होगा? हाईएस्ट लेवल ऑफ सस्पेंस। और जो आपका डिनाउमेंट होगा एक तरह से क्या होगा, यही रेजोल्यूशन, इसी के बाद रेजोल्यूशन हो जाता है, फाइनल अनरेवलिंग आर रेजोल्यूशन ऑफ द प्लॉट। ठीक है, फाइनल जो कुछ भी अब होना है वो सब इसी के द्वारा होता है। अब हमें पता चल जाता है अब क्या हो गया, किससे किसकी शादी हो गई है, क्या हो गया। ठीक है, तो फॉलिंग एक्शन से पहले होता है, चल चलिए, बाद में होता है ये एकदम एंड में। आगे बढ़ते हैं। कॉमेडी ऑफ मैनर इज प्राइमरली एसोसिएटेड विद विच पीरियड? अब यहीं पे एक बात आ गई है, तो आप सभी से पूछ ले रहा हूं कि ये बताइए, जैसे अभी चंचल जी ने कहा फॉलिंग एक्शन,
तो आप लोग ये बताइए कि मर्चेंट ऑफ वेनिस में कौन सा ऐसा इंसिडेंट है जिसको आप फॉलिंग एक्शन से कनेक्ट करेंगे? बताइए, मर्चेंट ऑफ वेनिस में कौन सा ऐसा इवेंट है जो फॉलिंग एक्शन? नहीं, ट्रायल सीन तो क्लाइमेक्स में आएगा। ट्रायल, यस, आप चंचल जी सही बता रहे हैं, विजय लक्ष्मी सही है। रिंग सीन, जो रिंग वाली घटना है, ठीक है, उसको आप फॉलिंग एक्शन बोलते हैं। मतलब कोई एक घटनाक्रम होनी चाहिए, लौटना तो कोई बड़ी बात हुई नहीं, तो उसी में सब आएगा। रिंग वाला जो है वो आपका फॉलिंग आएगा। और ये जो आप बोल रही हो ना, जैसे अभी देखो ये बोल रही है कोमल गुप्ता, जो शिप का रिटर्न होता है वो सब फाइनल, वो आएगा डिनाउमेंट में। एकदम एंड में कुछ तो कुछ बचाएंगे ना, जो फाइनली हमें पता चलेगा, जो एंड से शुरू से बचा हुआ था। तो बचा हुआ था क्या शुरू से, कि हमें लग रहा था कि एंटनी बर्बाद हो गया है, उसका जहाज सारा जो है वो तो वहां चला गया, लेकिन एंड में हमें पता चलता है कि नहीं नहीं, उसका जहाज बच गया है। तो वो फिर आएगा यहाँ पे आपका डिनाउमेंट। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन, सभी को बहुत अच्छे समझ में आ गया, डीपर लेवल पे कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सभी को, ठीक है। तो जो फॉलिंग एक्शन होता है उसमें कोई इवेंट इसलिए डालते हैं ताकि आप जो है दर्शकों को एंड से पहले, एंड में तो कुछ ऐसी चीज होगी जो खोलेंगे, लेकिन उससे पहले जितनी देर तक दर्शकों को बांधना है तो कुछ तो बताओगे आप, ठीक है। हाँ, आनंद कुमार जी कह रहे हैं कैस्केड सीन क्या हो सकता है? कैस्केड सीन ये सब राइजिंग एक्शन में जाएगा, बिल्कुल। जो घटनाएं क्लाइमेक्स की ओर लेकर जाती हैं वो सब क्या क्या कहलाती हैं? वो सब राइजिंग एक्शन होती, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द कॉमेडी ऑफ मैनर इज प्राइमरली एसोसिएटेड विद विच लिटरेरी पीरियड? बताइए, कॉमेडी ऑफ मैनर को किस लिटरेरी पीरियड से कनेक्ट करेंगे? तो कॉमेडी ऑफ मैनर, अरे भैया एक क्यों बता रहे हैं सब लोग? ये अच्छा, ये पहले वाला हो गया डिनोमिनेट, तो सी था ना उसका। इसका बताइए, नाइन्थ का क्वेश्चन नंबर, नाइन्थ का कॉमेडी ऑफ मैनर का आंसर सी होना चाहिए, ए क्यों बता रहे हैं लोग? आई डोंट नो। चलिए, रेस्टोरेशन पीरियड आय में आया था। अब चलो यहीं पे दो तीन चीजें आप लोगों से जल्दी जल्दी बता दे रहे हैं, अगर आप बता पाओ तो बड़ी अच्छी बात है। कॉमेडी ऑफ मैनर जो है, ठीक है, अभी इतना हड़बड़ी मत करो अंजलि जी, अभी यहीं पे रुको, थोड़ा जवाब दो। कॉमेडी ऑफ मैनर के सबसे बड़े राइटर का नाम बताइए। कॉमेडी ऑफ मैनर के सबसे बड़े राइटर का नाम बताइए, जिसने कॉमेडी ऑफ मैनर को स्टैब्लिश करने का श्रेय जाता है। कहाँ चले गए आप लोग? कोमल गुप्ता जी, आपका दिमाग अभी थोड़ा सा कंट्रोल करिए, शांत रखिए, आप गड़बड़ी कर रही हैं, ज्यादा प्रेशर ले रही हैं क्या आप? क्या होगा? कानग्रीव, बेन जॉनसन तो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर के हैं, ठीक है, तो विलियम कानग्रीव साहब है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इनके बताइए वर्क का नाम बताइए, विलियम कानग्रीव साहब के वर्क का नाम बताइए, जो इनका बहुत ही फेमस माना जाता है, द वे ऑफ द वर्ल्ड। बिल्कुल, द वे ऑफ द वर्ल्ड। अब यहीं पे बहुत अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं। और हमर्सिया इज अ टर्म यूज बाय एरिस्टोटल टू डिस्क्राइब, हमर्सिया एक टर्म है जो एरिस्टोटल ने यूज किया था डिस्क्राइब करने के लिए, बताइए हमर्सिया का मतलब क्या होता है? हीरो ट्रेजिक फ्लॉ और एरर इन जजमेंट, आपका बी आंसर विल बी द राइट वन, ठीक है। आपको मैंने एक वर्ड बताया था, हुब्रिस, हुब्रिस याद है सभी को? हुब्रिस क्या होता है? हुब्रिस भी हमर्सिया के टाइप है, उसका मतलब होता है एक्सेसिव प्राइड। अगर कोई कैरेक्टर के अंदर प्राइड की भावना ज्यादा है, जिसकी वजह से वो मिस्टेक करता है, तो उसे हुब्रिस बोलते हैं। अब मैं आप लोगों को, देखो ऐसे तो देखा जाए ड्रामा का सेक्शन खत्म हो गया, लेकिन जल्दी जल्दी कुछ चीजें और आप लोग को बता रहा हूं जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। जैसे आप बताइए प्रोलॉग क्या होता है? प्रोलॉग, प्रोलॉग क्या होता है? एपीलॉग क्या होता है? तो प्रोलॉग क्या है भैया? वो पोएटिक डिवाइस है जो कि शुरुआत में कुछ कैरेक्टर या कोरस आके
किसी चीज से रिलेटेड जो बताते हैं ड्रामा के शुरू में, उसे प्रोलॉग बोलते हैं। एपिलॉग क्या होता है, एंड में आते हैं। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है। अब एपिलॉग में एक पर्सन भी हो सकता है, कोई कोरस भी हो सकता है, एपिलॉग प्रोलॉग दोनों में। ओ, अब फिर आप सभी से पूछो, अब एक वर्ड है कोरस। आप कहोगे सर ये कोरस क्या है? तो कोरस क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपल, अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स। अब ये जो कोरस हो सकते हैं, ये हो सकता है कि कोई करेक्टर ना हो, ये क्वायर है, यस, ग्रुप, ये गाना गाने वाले कुछ महिलाएं हो सकती हैं या पुरुष हो सकते हैं या दोनों के मिक्सअप हो सकते हैं। और ये क्या करेंगे, ये शुरू में प्रोलॉग की तरह आएंगे और एंड में भी आ सकते हैं एपिलॉग की तरह भी, और ये मिडिल में भी आ सकते हैं। क्या एक्ट वन, क्या केवल एपिलॉग और प्रोलॉग के रूप में ही कोरस आएंगे, क्या और भी आ सकते हैं? तो यस, अगर आप रोमियो एंड जूलियट की बात करें, तो रोमियो एंड जूलियट, मिडिल क्या होता है, मिडिल के अलावा 5 एक्ट है, तो इसका मतलब मिडिल में कब आएंगे, 2.5 एक्ट में आएंगे। मिडिल का मतलब क्या, 2.5 वाले एक्ट में आएंगे, बताइए। आप लोग चीजों को समझिए। तो मतलब कुछ भी मत बोलिए, 5 एक्ट का प्ले है तो मिडिल उसमें क्या माने हम? तो मतलब ये हुआ कि शुरू में आएंगे, चाहे वो एक्ट 1 के शुरू में आए, एक्ट 2 के भी शुरू में आ सकते हैं। तो अगर आप ध्यान दें, तो रोमियो एंड जूलियट एक शेक्सपियर का प्ले है, जहां पे आपको ये 2 बार शुरुआत में दिखाई पड़ते हैं। और ये जो है एक्ट 1 के भी शुरू में आते हैं और एक्ट 2 के भी शुरू में आते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं सभी को? डीपर लेवल पे मेरी बात समझ में आ रही है? बहुत हाई लेवल की बात बता रहा हूँ। एक्ट 1 के भी शुरू में आते हैं, एक्ट 2 के भी शुरू में आ सकते हैं। ठीक है। विंटर्स टेल में एक्ट 4 में आया था, बिल्कुल सही एकदम बात है। बहुत अच्छा आप लोग समझ रहे, तो आप समझ में आ गया आप लोग को। तो ये कोरस जो है ग्रुप ऑफ सिंगर्स है, और ये कभी भी आ सकते हैं, किसी भी एक्ट के शुरू में आ सकते हैं, किसी घटना को बताने के लिए, जरूरत के लिए। कमेंट्री, इनका मेन पर्पज क्या होता है, दे जस्ट गिव देयर कमेंट्री, कमेंट्री देने के लिए आते हैं। सैमसन एगोनिस्टिस में बार बार आते हैं, बिल्कुल सही है। क्लियर है सभी को एकदम? बहुत डीपर लेवल पे चीजें समझ में आ रही कि नहीं? मजा आ रहा है कि नहीं भैया? एकदम दिलो दिमाग में जा रहा है कि नहीं? अब एक टेक्निक है फ्लैशबैक, फ्लैशबैक, और एक और टेक्निक है फ्लैशबैक के अलावा, कौन बताएगा? फ्लैशबैक में तो बार बार पीछे जाते हैं। एक और टेक्निक है जिसमें आगे की ओर बात करते हैं, फोर शैडो, फोर शैडो। तो ये जो फ्लैशबैक एंड फोर शैडो, शैडोइंग टेक्निक है, ये टेक्निक का भी यूज किया जाता है। ठीक है, वो इसमें भी यूज किया जाता है, और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो नॉवेल है 20th सेंचुरी के, वहां भी यूज किया जाता है, लेकिन ड्रामा में भी यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये जो फ्लैशबैक एंड फोर शैडो है, इसमें क्या होता है, फ्लैशबैक में आप क्या करते हैं, पास्ट में जाते हैं। कहाँ जाते हैं? पास्ट की किसी घटना को आप याद करते हैं। और फोर शैडो में क्या होता है, भविष्य में। जैसे आप लोग मूवी देखते हैं, और मूवी में अचानक क्या हो रहा है, जैसे कई मूवी हमने देखा है जिसमें हीरो अचानक सो रहा है, उसको सपने में दिखाई पड़ रहा है कि किसी ऐसे सुनसान जगह पहुंच गया है जहां पे जो है पहाड़ है, राजा है, कोई किंगडम है, ऐसे पहुंच गया। और अचानक क्या होता है, जीवन में एक बार ऐसा इंसिडेंट आता है जब वो उसका जो सपना देख रहा होता है वहां वो पहुंच जाता है। ठीक है, तो यानी आप भविष्य की कोई बात सोच रहे हैं, वो बीच बीच में आपके सपने में आ रहा है, और आप लास्ट में जा पाए या ना जा पाए, या भविष्य में हो या ना हो, लेकिन आप फ्यूचर की बात देख रहे हैं, तो फिर जो है आपका वो क्या होता है, फोर शैडो। क्लियर है? आप सभी को समझ में आ रहा है भाई? हम्म। हाँ, करण अर्जुन, हाँ, सपने में चिल्ला रहे हैं, माँ माँ, अचानक है हम लेटे हुए हैं, सपने में हमको एक महिला दिख रही है, कहीं करण उठ जा, करण उठ जा। अब करण अर्जुन को बुलाने में, अब जो है करण उठ गया, है करण उठ गया। अब उसको महिला तो दिख ही नहीं रही है, अब उसे समझ में नहीं आ रहा है उसके सपने में क्यों महिला आ रही है, क्योंकि उस महिला को पहचानता भी नहीं, वो दूसरे जन्म में है। फिर पता चलता है कि बाद में जो है वो महिला मिलती है उसे, तो ये फोर शैडो हुआ। अगर वो महिला जीवित है, उसे बाद में दिखाई पड़ रही, तो फोर शैडो हुआ। ठीक है, तो क्लियर है सभी को? बहुत डीपर लेवल पे समझ में आ रहा है कि नहीं एकदम? तो
तो ये आपका जो है फ्लैश बैक एंड फोर शैडोइंग टेक्निक है, जो कि बहुत ज्यादा ड्रामा में आता है। अगर तो यू कैन गिव द आंसर। लगभग सारे प्रकार के टर्म मैंने बता दिए हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो अब आप लोग अच्छा कर पाएंगे मेरे ख्याल से। अब मुझे ये बताइए, एक चीज और बस पूछ रहा हूँ, रोमांटिक कॉमेडी, शेक्सपियर साहब जो कॉमेडीज लिखते हैं उसको कौन सी कॉमेडी बोलते हैं? रोमांटिक कॉमेडीज। जो रोमांटिक कॉमेडीज होती हैं, उन रोमांटिक कॉमेडीज में आपको क्या क्या मुख्य तीन चार चीजें बता सकते हैं आप? दो तीन चीजें। एक तो हीरोइन बहुत ही खूबसूरत होगी, एकदम सुंदर ब्यूटीफुल हीरोइन, और बहुत ही इंटेलिजेंट। सुंदर और ब्यूटीफुल हीरोइन आपको दिखेगी। और क्या दिखेगा? आपको एक क्लाउन दिखेगा जो बुद्धिमान होगा। ठीक है, और क्या दिखेगा? हाँ, क्रॉस ड्रेसिंग आपको मिल सकता है। ठीक है, और क्या होगा? कई शादियां होंगी एंड में। लव ट्रायंगल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, किसी में एक जगह लव ट्रायंगल हो गया। लेकिन जो पाथ ऑफ लव होगा दैट विल नॉट बी इजी। जो पाथ ऑफ लव होगा वो इजी नहीं होगा। जैसे आप बताओ, बसेनियों को पोर्सिया से शादी करने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं? बताओ, 3,000 डुकेट्स लेता है, जिसकी वजह से उसका दोस्त जेल में पहुंच जाता है? मरने की नौबत आ जाती है, मर ही गया होता। अगर वो लेटर टाइमली ना मिला होता तो एंटोनियो मर गया होता। फिर उसके बाद जब वहां जाते हैं तो वहां पे जो है, वहां भी शर्त रहती है कि 3 जो कैस्केट है उसमें से सही वाला चुनना है, परीक्षा देनी पड़ती है। तो सच्चे प्यार को बहुत कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। इसी तरह मिड समर नाइट ड्रीम में देखते हैं आप, द कोर्स ऑफ ट्रू लव इज, ठीक है, नेवर इजी, कभी भी इजी नहीं होता है। तो आपको हर जगह लगभग ऐसे ही दिखेगा, चाहे आप आई जो लाइक इट में देख लीजिए। ठीक है, तो क्लियर है भाई, सारा बता दिया ना। क्रॉस ड्रेसिंग मिलता है, विटी हीरोइन मिलेगी, डिफिकल्टी इन लव होगा, लेकिन अंत में रीयूनियन जरूर होगा, और ढेर सारी मैरिजेज होंगी एंड में। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको इसमें मिलेंगी। और कई जगहों में, कई में फॉरेस्ट सीन भी आपको मिलेगा। रस्किन साहब ने बहुत फेमस लाइन बोली है कि शेक्सपियर हैज नो हीरो, ओनली हीरोइंस इन हिज कॉमेडीज। तो कॉमेडीज के लिए हीरोइंस को ज्यादा महत्व दिया गया है। ठीक है, अब देखो हीरोइन कितनी समझदार है। अच्छा, जॉन रस्किन ने बोला है शेक्सपियर के लिए, है ना, शेक्सपियर की कॉमेडीज के लिए, बिल्कुल। ठीक है, एज यू लाइक इट में जो आपका हीरो है वो पागल बने घूम रहा है। हाँ, उसे लवेरिया हो गया है, वो जगह जगह पेड़ों पे जो है कविताएं लिख रहा है, लव लेटर लिख रहा है, चिपका रहा है। और हीरोइन अपना सारा काम कर रही है अच्छे से। तो ये उम्मीद है कि बहुत अच्छे से आप लोग को सब समझ में आ गया होगा। अब आपके सिलेबस में मैकबेथ है। मैकबेथ के अंदर बताइए क्या कमी है? उसके अंदर क्या है? ट्रेजिक फला, वाल्टिंग एम्बिशन, बहुत ही हाईली हाईली एम्बिशियस टाइप का पर्सन है मैकबेथ, ये उसकी कमी है। ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए, अब पोइट्री सेक्शन के, मैंने ड्रामा बहुत डीपर लेवल पे आपको पढ़ा दिया भाई, अब कुछ बाकी नहीं रहा। सब कुछ कवर हो गया। हाँ, एक चीज जाने से पहले, अरे जाते हुए लम्हों जरा ठहरो, रुक जाओ। अब जल्दी से आप लोग मुझे बताइए कि दो प्रकार के होते हैं ट्रेजेडी और कॉमेडी में। एक होता है मेलो ड्रामा और एक होता है फार्स। अब ये बताइए, फार्स कॉमेडी है कि क्या है, और मेलो ड्रामा क्या है? एक्सेसिव फार्स में क्या होता है? कॉमेडी है। मेलो ड्रामा क्या है? ट्रेजेडी है। ये अच्छे से याद रखिएगा, फार्स एक्सेसिव कॉमेडी है। फार्स क्या है? एक्सेसिव कॉमेडी है। और मेलो ड्रामा क्या है? एक्सेसिव ट्रेजेडी। यही बस ध्यान रखना है। बेली लाफ होगा, बहुत ज्यादा हंसाया जाएगा, कैरिकेचर का सहायता लिया जा सकता है, जैसे कार्टून बना लो आप किसी का और हंसो, तो क्या हो जाएगा? फार्स हो जाएगा। ठीक है, मेलो ड्रामा क्या होगा? बहुत ज्यादा कत्लेआम मचा दो हाई लेवल पे। यस, और दोनों एक दूसरे के अपोजिट। बस बहुत सिंपल सा है चीजें, एकदम मजे मजे में सब कर रहे हो आप लोग, मजा आ जाएगा एकदम। है, इस बार आग लगा देंगे आप लोग, आग। ठीक है, तो बहुत बेहतरीन चल रहा है, आप लोग को सारा सब समझ में आ रहा है अच्छे से। हम्म हम्म
सब आपको इसलिए बता दे रहा हूं कि आप गड़बड़ियां ना करो, अच्छा करके आओ एग्जाम में। हाँ। यहीं पे एक प्रकार का कॉमेडी है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो आप सभी को जानना चाहिए, जो आजकल बहुत आ रहा है, कॉमेडी ऑफ एब्सर्ड। ठीक है, जो एक कॉमेडी ऑफ एब्सर्ड है, सभी को पता है ना कि वहां पे प्लॉट बहुत क्रम से नहीं रहेगा, जो आपकी लैंग्वेज होगी वो भी बहुत टूटी फूटी यूज की जाएगी, है ना, करेक्टर्स के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी आपको नहीं मिलेगा, है, बहुत सी चीजें, स्टेज डायरेक्शन नहीं होगा, बहुत एकदम कुछ है ही नहीं। तो वो आपका हो गया आपका वो। ठीक है, अब कॉमेडी ऑफ जो एब्सर्ड है उसके सबसे बड़े राइटर माने जाते हैं कौन? आपके सैमुअल बकेट, वेटिंग फॉर गोडोट जो लिखे हैं। ठीक है, अनसिस्टमैटिक होगा आनंद जी, बिल्कुल सही है। बर्थडे पार्टी आपके सिलेबस में है। ठीक है, जिसको लिखने वाले कौन है? हैरोल्ड पिंटर है। हो गया। ऐसे आप जाके तीर मार के आने वाला कुछ है नहीं इस बार। कुछ भी पूछ लो। हमारा बच्चा सब जानता है। ठीक है जी। अब और एक दो तीन चीजें सुन लो भाई, सुन लो। अब जरा मुझे ये बताओ कि ये बताओ, हाँ बहुत अच्छा, अंजलि जी ने याद दिलाया सर, कॉमेडी ऑफ मेनस होता है कुछ। कॉम जो बर्थडे पार्टी और कॉमेडी ऑफ मेनस है, जब कॉमेडी ऑफ एब्सर्ड अपने अपने हाईएस्ट एब्सर्ड रूप में चला जाए, हाई लेवल पे चला जाए, तो कॉमेडी ऑफ मेनस हो जाएगा। हाई लेवल पे जाने का मतलब क्या हुआ? जब उसमें टेरर के एलिमेंट को डाल दिया जाए, टेरर के एलिमेंट को डाल दिया जाए, फियरफुल हॉरर के एलिमेंट को डाल दिया जाए, जब आपको उसमें डर लगने लगे, कुछ समझ में ना आए, लगे कि क्या हो रहा है, रोना नहीं, मतलब डर की भावना, चंचल जी रोना नहीं आएगा। रोना, उससे आपको प्यार ही नहीं हुआ है जो आपका हीरो है, तो रोना कैसे आएगा? मैकबेथ थोड़े ना हो जाएंगे सब कोई। और पता नहीं क्या चश्मा लगाता है, कभी गिटार बजा रहा है, कुछ हो रहा है, उसके लिए रोना ही नहीं आ रहा है हमको। तो मतलब बस डर लग रहा है कि इसको कहाँ पकड़ के ले जाने वाले हैं, इसका क्या होगा, है ना। तो ये चीज है, तो उसके प्रति एक फियर लगने लगता है, तो आपका क्या हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा कॉमेडी ऑफ मेनस। क्लियर है सभी को? जैसे आपको इसमें बार बार लगता है कि स्टैनली को ये क्यों डरा रहे हैं सब, इसको कहाँ ले जाने वाले हैं, इसके साथ क्या होने वाला है? तो वो आपका कॉमेडी ऑफ मेनस की कैटेगरी में आएगा। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। अब हम क्या आ जाते हैं, ये सारी चीजें बता दी, एक चीज और कुछ बताने वाला था, मैं दिमाग से उतर गया। हाँ, अब ये बताइए मुझे, एक सोशल ट्रेजेडी होती है, सोशल ट्रेजेडी क्या क्या होती है? वो 20वीं सेंचुरी के आसपास लिखी गई, और ऐसी ट्रेजेडी जहां पे आप समाज की किसी प्रॉब्लम को, समस्याओं को उठाते हैं, और उसमें जो है क्या करते हैं आप, कि जो हीरो होगा, यहीं पे मैं दो बहुत महत्वपूर्ण चीज, जो हीरो होगा वो क्या होगा? कॉमन मैन होगा। हम आप जैसे जो कॉमन मैन होते हैं, समस्याओं से, छोटी छोटी समस्याओं से पीड़ित रहते हैं, वो सारी समस्याओं से हमारा हीरो भी पीड़ित होगा। ठीक है, और उसकी समस्याओं को दिखाया जाएगा, उसके थ्रू समाज में चेंज लाने की, क्योंकि वो समस्याएं जब देखेंगे आप, तो आपको लगेगा कि यस, इस तरह की समस्याएं हमारे यहाँ हैं, तो सरकार वगैरह चाहे तो कुछ चेंज लाए। ठीक है, इस तरह की जो ट्रेजेडी की शुरुआत है, वो कहाँ से होती है बताइए? कौन सा ऐसा राइटर है जिससे प्रेरित होते हैं लोग? गाल्सवर्दी के प्लेज, या जो भी प्रॉब्लम प्लेज है, यस, इनको सोशल ट्रेजेडी बोलेंगे, प्रॉब्लम प्ले आप बोलेंगे, यस, या ड्रामा ऑफ आइडिया भी लगभग इसी तरह की कैटेगरी का एक प्ले होता है, जहां किसी के आइडिया विशेष पे ज्यादा जोर देते हैं। जीवी साहब बड़े राइटर माने जाते हैं, तो उनके जैसे आर्म्स एंड द मैन हो गए, और भी ढेर सारे प्ले होते हैं, ड्रामा ऑफ आइडिया की ओर रिप्रेजेंट करते हैं। जोन्स एंड पिनेरो ये शुरुआती दौर के राइटर हैं राजकुमार जी, जिनसे प्रेरित होकर इस तरह के ड्रामाज लिखे गए। फिर उसके बाद एक राइटर और हैं, यस, डाल्स हाउस, हेनरिक एप्सन, इनका तुरंत का प्रभाव इन्हीं का था। शुरुआत करने वाले जोन्स एंड पिनेरो हैं, फिर उसके बाद आपके आते हैं हेनरिक एप्सन, और इनका इम्पैक्ट जीवी सा पे और गाल्सवर्दी पे, दोनों पे बहुत ज्यादा पड़ता है। तो ये ध्यान रखना। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। तो ये है आपका पूरा इस तरह का प्ले, लेकिन हीरो बहुत एक कॉमन मैन होगा, और जैसे आपने देखा है, छोटी मोटी गलतियां भी करेगा, बड़ी गलती तो करने की उसकी औकात ही नहीं है। बस 90 रुपया, 9 रुपया को 90 रुपया ही बेचारा बना पाया था। ये नहीं कि 9 रुपया को 9 लाख या 9 करोड़ बना दे, 90 लाख ही बना, 90 ही बना पाया, और इसी की वजह से उसकी जिंदगी खत्म होगी बेचारे की। लेकिन जो आपका एरिस्टोटलियन हीरो है, जो शेक्सपियरियन हीरो है, वो कैसा हीरो है? वो हीरो सामान्य हीरो नहीं है। उसका जो ट्रेजेडी का हीरो होगा, वो बहुत ही हाई रैंक का होगा। क्या होगा? बहुत ही हाई रैंक का होगा, रॉयल रैंक का होगा।
कोई जनरल होगा, कोई राजा होगा, या कोई राजा का लड़का होगा, एरिस्टोक्रेटिक होगा। तो दोनों में अंतर है कि नहीं? यहाँ पे लो लेवल रैंक का है, वहां पे हाई रैंक का हीरो। अब दूसरी बात है कि हमारा हीरो हाई रैंक का क्यों होना चाहिए? क्योंकि हम उसे फॉलो करते हैं, उससे हमारे इमोशन कैथारसिस उससे जुड़ा हुआ है। तो ये रीजन है। हम्म ठीक है, तो क्लियरली समझ में आ रहा है। तो ये सबसे बड़ी है। दूसरी एक सबसे बड़ी बात है कि जो हमारा हीरो होता है, शेक्सपियरियन हीरो, उसके अंदर एक ट्रेजिक फ्लॉ होता है। क्या होता है? ट्रेजिक फ्लॉ होता है, जिससे वो पीड़ित होता है। वही ट्रेजिक फ्लॉ उसको पतन की ओर लेके जाता है। लेकिन जो आपका आपका जो सोशल ट्रेजेडी का हीरो होता है 20th सेंचुरी का, क्या वो ट्रेजिक फ्लॉ से पीड़ित होता है? नो, उसमें ऐसी किसी ट्रेजिक फ्लॉ की बात नहीं होती है। वो इतना बड़ा आदमी नहीं, वैसे ही नहीं हुआ है कि वो अभी इतना अमीर हो गया कि गरीब बनेगा वो, है वो ऑलरेडी गरीबी में ही है, गरीबी में ही चल रहा है। सरकमस्टेंसेज की वजह से वो दिक्कत हो जाता है। ठीक है, तो ये दो चीजें महत्वपूर्ण चीजें थी, तो मैंने कहा एक बार आपको बता देते हैं। ठीक है, तो आई होप कि बहुत अच्छे समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, चलो पोएट्री की ओर चलते हैं। अब मास्टर ब्लास्टर हो गया आप लोग भैया, कोई रोक नहीं पाएगा। चलिए सोनेट क्या है? चलिए भैया सोनेट की ओर आ जाते हैं। सोनेट एक ऐसा लिरिक है जो 14 लाइन का पोएम है। लेकिन अगला क्वेश्चन है मेरा कि ये बताओ कि जो कर्टल सोनेट होता है उसमें कितनी लाइन होती है? विल टेल। कर्टल सोनेट में कितनी लाइन होती है? तो 11 लाइन। फिर एक अगला क्वेश्चन और है आपसे, वो ये है कि स्प्रंग रिदम एंड इन स्ट्रेस, ये दो चीजों टर्म को पोएट्री में यूज करने वाला कौन है? ठीक है, ये बताइए। दो एक और महत्वपूर्ण टर्म है, सिज्यूरा एंड ओल्टा। ये सिज्यूरा एंड ओल्टा किस पोएटिक फॉर्म में बार बार हमें देखने को मिलता है? सिज्यूरा एंड ओल्टा, जल्दी बताएं, फास्ट, इतना टाइम नहीं लेना है। सोनेट बोलिए ना, ये पेट्रार्कन क्या होता है? सोनेट, सोनेट के जितने टाइप्स है वहां देखने को मिलता है। ठीक है, वहां देखने को मिलता है। तो अब ध्यान दें आप लोग। अब जो आपसे मैं पूछूं कि ओल्टा का मतलब क्या होता है, ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो ओल्टा में क्या होता है जी? ओल्टा में चेंज ऑफ थॉट होगा। ठीक है, चेंज ऑफ थॉट। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं आप लोग भाई। दिव्या जी, रागिनी जी, चंचल जी, विजय लक्ष्मी, बहुत अच्छा। ओल्टा का मतलब चेंज ऑफ थॉट। रुचि, अनीता, कोमल जी, आनंद जी। और अगर मैं बोलूं कि सिजूरा, तो सिजूरा का मतलब क्या होगा? पॉज। यस, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग, ये धमाल मचा दिए आप लोग। अब मुझे जल्दी से, द पेट्रार्कन सोनेट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। पेट्रार्कन सोनेट जो है दो पार्ट में डिवाइड होता है। बताइए कौन से दो पार्ट में? ऑक्टेव एंड सेस्टेट में। ठीक है, अब मैं फिर आपसे पूछता हूं कि जो शेक्सपियरियन सोनेट होता है वो दो पार्ट में कौन से डिवाइड होता है? तो क्वार्टरेन एंड कपलेट में। लेकिन जो पहला पार्ट होता है वो 3 क्वार्टरेन एक साथ आएगा और बाद में कपलेट आएगा। तो 3 क्वार्टरेन एंड 1 कपलेट, ये ध्यान रखना। शेक्सपियरियन का अलग है मामला। हम्म। तो अगर कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ये बताओ कि ओल्टा कहाँ पे आएगा शेक्सपियरियन सोनेट में, तो आफ्टर एट द एंड ऑफ थर्ड क्वार्टर, ये ओल्टा के उसमें आता है उस समय। ठीक है, शेक्सपियरियन में। अगर ये पूछा जाए कि ये बताओ कि फाइनल जो है, अब मैं शेक्सपियरियन पूछ रहा हूं, आप लोग कुछ लोग गड़बड़ कर रहे हैं। शेक्सपियरियन में नवी लाइन, अरे भैया मेरा माथा खराब हो जाएगा क्या? कहाँ चल रहे हैं आप लोग? हैं, मैं शेक्सपियरियन बार बार बोल रहा हूं, आप पेट्रार्कन में घूम रहे हैं सब लोग। ठीक है, अब फिर ध्यान दीजिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि शेक्सपियरियन में जो है सानेट में फाइनल रेजुलेशन कहाँ मिलता है, तो उसके कपलेट में मिलता है। कहाँ मिलता है? कपलेट में मिलता है। क्लियर है? अगर मैं पूछूं कि अब चलो पेट्रार्कन आ जाते हैं आप लोग। पेट्रार्कन, पेट्रार्कन में कहाँ मिलता है? तो पेट्रार्कन में मिलता है उसके सेट सेट में, फाइनल रेजुलेशन। हाँ, अंजलि जी, चंचल जी, आप लोग लगातार बोल रहे थे, 9th लाइन और भी लोग बोल रहे थे। तो 9th लाइन में ही अगर आप पेट्रार्कन की बात करेंगे तो 9th लाइन से स्टार्ट होती है आपका ओल्टा। और अगर शेक्सपियरियन में बात करें तो 13 लाइन से स्टार्ट होगा ओल्टा।
डीपर लेवल पे आपने समझ लिया। चलिए, अ पोयम रिटन इन मोर्निंग फॉर द डेथ ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, किसी पर्टिकुलर पर्सन, ठीक है। हाँ चलिए, अ पोयम रिटन इन मोर्निंग फॉर द डेथ ऑफ पर्टिकुलर पर्सन इज कॉल्ड, बताइए। तो वो है एलेजी, ठीक है। मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट इज फेमस एग्जाम्पल ऑफ, मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट इपिक का फेमस एग्जाम्पल। यहीं पे एक क्वेश्चन और है मेरा कि ये बताइए कि इपिक का उल्टा क्या होता है, इपिक के उल्टा को क्या बोलेंगे हम? मॉक। रेप ऑफ द लॉक किस प्रकार का है? मॉक इपिक का एग्जाम्पल। बैलेट इज ट्रेडिशनली डिफाइनर, बैलेट को ट्रेडिशनली हम कैसे डिफाइन करेंगे? अ सॉन्ग आर पोएम दैट टेल्स अ स्टोरी इन, मतलब जहां पे स्टोरी सुनाई जाती है, ठीक है। तो बी आंसर होगा। स्पेंसरियन स्टैंजा कंसिस्ट ऑफ 9 लाइंस, द लास्ट ऑफ विच इन आयम्बिक हेक्सामीटर, बताइए। अगर स्पेंसरियन स्टैंजा देखते तो 9 लाइन होता है, सबसे लास्ट वाली लाइन जो है थोड़ी स्पेशल होती है, वो आयम्बिक। पहले की जो 8 लाइन होती है वो किस मीटर में होती है, कैन एनीवन टेल? आयम्बिक पेंटामीटर। जो लास्ट वाली लाइन होती है आयम्बिक हेक्सामीटर। जो आयम्बिक हेक्सामीटर वाली लास्ट लाइन है उसी को हम क्या बोलते हैं? अलेक्जेंड्राइन बोलते हैं, ठीक है। ओनोमेटोपोइया, ये जो है ये फिगर ऑफ स्पीच है, ये कहाँ होता है? इसका आंसर होगा ए। द साउंड ऑफ द वर्ड सजेस्ट इट्स मीनिंग, जो वर्ड है उसके साउंड उसके मीनिंग को करती है। ड्रामेटिक मोनोलॉग फीचर्स अ स्पीकर हु, ड्रामेटिक मोनोलॉग फीचर करता है स्पीकर को कौन? स्पीकर क्या करता है? एड्रेसेस अ साइलेंट लिसनर, एक साइलेंट लिसनर होता है जिसको एड्रेस करता है। टेरजा रीमा इज अ 3 लाइन स्टैंजा फॉर्म फेमसली यूज फॉर, ये टेरजा रीमा जो स्टैंजा फॉर्म है इसको किसने यूज किया है, बताइए। इसको यूज करने वाला कौन है? दांते। दांते ने कहा किया था पहली बार? ठीक है, डिवाइन कॉमेडी उसका है ना वर्क, वहां किया था, यस। टेरजा रीमा का बहुत बेहतरीन यूज है, यस, ओ टू द वेस्ट विंड में, जो आपको पीवी सेली साहब ने लिखा है, उन्होंने भी बहुत बेहतरीन यूज किया है। बहुत सही है। आगे बढ़ते हैं। हाइपरबली इज फिगर ऑफ स्पीच करेक्टराइज बाय, इसमें क्या होता है? डेलिबरेट एग्जैजरेशन फॉर इफेक्ट, ठीक है। हाइपरबली का उल्टा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है, बताइए। लाइटटस, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग, क्या बात है, धमाल ही मचा दिए आप लोग, बहुत फास्ट कर दिए। पोएट्री तो एकदम हलवा लग रहा है आप लोग के लिए, बच्चों का खेल हो गया क्या? चलो, पोएट्री में थोड़ा सा आपको कुछ दिखा देते हैं। चलो यहाँ ध्यान दो, ये पोएट्री का मेरा नोट्स है। अलीगरी, सबसे पहले अलीगरी है, आप देख सकते हैं अलीगरी जो है डेरिव फ्रॉम ग्रीक वर्ड अलीगोरिया, इट्स लिटरल मीनिंग इज स्पीकिंग अदरवाइज, यानी दिख कुछ और रहा है बोल कुछ और रहा है, सुनने में कुछ और आएगा लेकिन उसका मतलब कुछ और भी है। तो ये है। अलीगरी एक ऐसा नरेटिव होता है, चाहे प्रोज में कहो या वर्स में कहो, जिसमें जो एजेंट है, एक्शन है, सेटिंग है, कंट्राइव्ड बाय ऑथर टू मेक कोहेरेंट सेंस ऑन लिटरल और प्राइमरी और, ठीक है, प्राइमरी लेवल ऑफ सिग्निफिकेशन व्हाइल द साइमल्टेनियसली कम्युनिकेटिंग अ सेकंड कोरिलेटेड ऑर्डर ऑफ सिग्निफिकेशन। तो ये बड़ी बात है कि एक तो प्राइमर लेवल पे चल रहा है, लिटरल लेवल पे कुछ और चल रहा है, लेकिन एक सेकेंडरी लेवल पे भी आपको एक मीनिंग कन्वे किया जाता है। ठीक है, तो ये आप सभी को समझ में आ रहा है। चलिए ठीक है, आप लोग को अभी, ठीक है अंजलि जी, अभी छोड़ते हैं। फिगर आप स्पीच वाली क्लास में अच्छे से डिस्कस कर देंगे, है, अदरवाइज यहाँ 7 बजे भी सर की क्लास लेनी कुछ डिले हो जाएगा। फिगर आप स्पीच पे अगली क्लास में डिस्कस करेंगे अच्छे से। चलिए, क्लासिफिकेशन और टाइप्स ऑफ फीचर। तो आप अगर बात करें अलीगरी की तो उसके कई टाइप्स हैं, जैसे आपका हिस्टोरिकल या पॉलिटिकल अलीगरी है, फिर अलीगरी ऑफ आइडिया है, ठीक है। तो ये 2 मेजर टाइप्स हैं ब्रॉडर सेंस में जो है, ध्यान रखिएगा, आपके एम.एच. अब्राहम की बुक में दिया गया है। जैसे एप्सलम एंड एकीटाफल है, ये हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल अलीगरी में आता है, क्योंकि यहाँ पे जो इवेंट यूज किए गए हैं वो हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल चीजों को दिखाते हैं। जैसे किंग डेविड की कहानी है, एक तरफ तो बाइबल की कहानी चल रही है, लेकिन वो वास्तव में इंग्लैंड की कहानी है, ठीक है, इंग्लैंड की कहानी है, जहां पे आप किंग डेविड जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं चार्ल्स सेकेंड को।
ठीक है। इसी तरह से जो एब्सलम है, ठीक है, ये रिवेल करते हैं ड्यूक ऑफ मनमथ को। तो ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है इसको रखा गया है। इसी तरह से फेरी क्वीन भी एक बेहतरीन अलीगिरी का एग्जाम्पल है। और इसके अलावा जो है आपने आपके कोर्स में एनिमल फार्म है, वो भी किस कैटेगरी में आएगा? एनिमल फार्म को आप हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल अलीगिरी में रखेंगे कि नहीं? जल्दी बताएं, फास्ट, जल्दी बताएं, अभी फास्ट कहाँ है सब लोग? तो उसको आप इसी कैटेगरी में रखेंगे, हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल अलीगिरी। अलीगिरी ऑफ आइडिया क्या है भैया? जैसे इसमें क्या होगा, जैसे पिलग्रिम्स प्रोग्रेस हो गया, एवरी मैन हो गया, यहाँ पे आइडिया के तौर पे काम करेगा, कोई एक करेक्टर होगा, ठीक है, तो वो जो है वो डिफरेंट लेवल पे रोल अदा करेगा। जैसे गुड है, तो गुड जो है एक अच्छा आइडिया है, तो एक जो गुड नाम का करेक्टर होगा, गुड मैन, वो क्या करेगा, वो अच्छा करेक्टर होगा, ठीक है। तो इस तरह से तो वो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा। देखिए यहाँ पे लिखा है रिप्रेजेंट एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट एंड प्लॉट एलेग्राइज एंड एब्स्ट्रैक्ट डॉक्ट्रिन ऑफ थीसिस को आपको दिखाई पड़ेगा। यहाँ पे ये जो है पर्सोनिफिकेशन होते हैं एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज के। जैसे जो गुड हो गया तो एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, इसका पर्सोनिफिकेशन एक पर्सन रहेगा जिसका नाम होगा गुड। इसी तरह क्रिश्चियन एक तरह से आइडिया है, धर्म है, और उसका एक करेक्टर का नाम होगा क्रिश्चियन, ठीक है। तो इस तरह करके है। अगर आप ध्यान दें तो इसमें कई इसके टाइप्स हैं, ये सारा मैंने नोट्स में दिया है। जैसे एक्सप्लिसिट अलीगिरी होगा, फिर एपिसोडिक अलीगिरी होगा, अलीगोरिक टैब्ल्यू होगा, ड्रीम विजन होगा। तो ये इसके कुछ टाइप्स हैं, ठीक है, जिसे आप देख सकते हैं। तो बिल्कुल भी एक्चुअली टाइम का अभाव है, इसलिए बिल्कुल आपको पढ़ा नहीं सकते बहुत डीपर लेवल पे, लेकिन जो मेजर मेजर चीजें हैं उसे सरसरी निगाह से आप देख लें तो फायदा आपका हो जाएगा। तो टाइप वगैरह ये सब ध्यान दें। जैसे बायलेड है, तो बायलेट के बारे में, बायलेट वर्ड का मतलब क्या है भैया? इसका मतलब होता है टू डांस। तो बेसिक बेसिक चीजें ध्यान दें कि उस टर्म का लैटिन में क्या मतलब है, उसका डेफिनेशन क्या है, उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ऊपर ऊपर कम से कम इतने जान ले। तो बायलेट का मतलब होता है टू डांस, ठीक है। फिर उसके बाद डेफिनेशन क्या है? बायलेट इज अ शॉर्ट नरेटिव पोएम ओरिजिनली इंटेंडेड टू बी संग, ठीक है, जिसको जो है गाया जाता है, ये सोचा जाता है कि गाया जाएगा, नरेटिव पोएम होता है। और ये एक स्टोरी बताता है, इज अ ड्रामेटिक स्टोरी, ये स्टोरी बताता है। स्टोरी कैसी होनी चाहिए? ट्रेजिक। पिछली बार अगर आपको याद हो तो एक क्वेश्चन आया था, किसी को याद है क्वेश्चन? उसमें यही लाइन आई थी कि कौन सा बायलेट का कैरेक्टरिस्टिक नहीं, और उसमें एक लाइन थी कि जो बायलेट होता है वो कॉमेडी होता है। बायलेट जो होता है वो कॉमेडी फॉर्म में होता है, लेकिन ये गलत है। कॉमिक हो सकता है कभी कभी, लेकिन प्रायः क्या होगा, वो ट्रेजिक होगा। तो आप ये 100% नहीं कह सकते कि बायलेट हमेशा कॉमेडी होगा, वही लाइन जो है आपका मिस्टेक हो जाएगा। ठीक है। ऑफेन की बजाय सेल्डम आप कह सकते हैं। सेल्डम जो है कभी कभार कॉमिक होगा, ऑफेन तो हमेशा ट्रेजिक होगा। तो ये बस ध्यान देना, ठीक है। तो अब ध्यान दें, इज अ डायरेक्ट एंड सिंपल मैनर, और बहुत ही डायरेक्ट और सिंपल मैनर में जो है ये चीजें आपके सामने लाई जाती है। इट टिपिकली फोकसेस ऑन अ सिंगल इंसिडेंट, यूजेस डायलॉग हैविली एंड कंपोज इन शॉर्ट स्टैंजाज, और अक्सर ये शॉर्ट स्टैंजाज में रहता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता होती है कि क्वार्टरेन में होता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है बायलेट स्टैंजा, क्या आता है? बायलेट स्टैंजा। तो बायलेट स्टैंजा कितने लाइन का होगा? वो हमेशा क्वार्टरेन होगा, वो हमेशा 4 लाइन का स्टैंजा होता है। मुझे अच्छा लगेगा अगर आप में से कोई वो क्वेश्चन शेयर कर सकता है क्या? एक सेकेंड, पिछली बार टीजीटी में आया था क्या वो? पिछली बार टीजीटी में आया था कि पीजीटी में आया था ये बायलेट वाला क्वेश्चन? जल्दी आप लोग बताएंगे, मेरे पास पेपर है, अगर वो टीजीटी में आया हो तो मैं तुरंत एक सेकंड में वो दिख जाएगा। अच्छा, टीजीटी में आया था। अच्छा देखो, एक क्वेश्चन अभी भी देखो, हमने आपसे 5 क्वेश्चन करवाए और एक ऑटोबायोग्राफ, 6 क्वेश्चन पिछली बार आया था नॉन फिक्शनल सेक्शन से। एक क्वेश्चन और पूछ ले रहा हूं, आप जवाब देंगे। अ फैक्चुअल अकाउंट ऑफ पर्सन's लाइफ एग्जामिनिंग examining all available information and text relevant to the subject,
इसको क्या बोलेंगे बताइए। अब फैक्चुअल अकाउंट ऑफ अ पर्सन्स लाइफ, किसी व्यक्ति के लाइफ के बारे में फैक्चुअल अकाउंट बताना। सिंपल इसी से पता चल जा रहा है कि वो क्या होगा, बायोग्राफी होगा। अ पर्सन्स लाइफ है, अगर ऑथर्स लाइफ रहता तो फिर ऑटोबायोग्राफी हो जाता। ठीक है, और इसमें सीधे बोला जा रहा है कि जो भी अवेलेबल इंफॉर्मेशन, यानी वो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है जिसके बारे में लिखा जा रहा है, ठीक है, या जो किताबें उसके ऊपर हैं उससे आप इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, तो इसका मतलब बायोग्राफी हो गया। बहुत क्लियर है। सोचो ये क्वेश्चन, यानी पिछली बार 6 क्वेश्चन आया था, दिशा दशा बदल जाए भैया, सही हो जाए। इसीलिए कहते हैं कि जब हम कॉन्सेप्ट को डीपर लेवल पे नहीं पढ़ते, कई बार क्या होता है कि जैसे हम ये सोचते हैं अरे भैया हम ट्रेजेडी पढ़ लिए, कॉमेडी पढ़ लिए, पोइट्री पढ़ लिए, और आपने उसको छोड़ दिया, वही आपके एग्जाम में आ गया, फंस गए आप। इसीलिए चाहे एग्जाम में कोई चीज पूछे या ना पूछे, आप हमेशा एक सही तरीके से तैयारी करें, पूरे सिलेबस को आप पढ़ के जाएं, तो जीवन में फिर आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। एक और क्वेश्चन आया भैया, ये कितना क्वेश्चन पूछा था। एक और क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, जरा सुनिएगा। एनी शार्ट कंपोजिशन इन प्रोज, जरा ध्यान से सुनिएगा, 21 में पागल हो गए थे सब क्या। एनी शार्ट कंपोजिशन इन प्रोज दैट अंडरटेक्स टू डिस्कस अ मैटर, express a point of view, persuade us to accept a thesis on any subject, or simply entertain, उसे क्या बोलते हैं, फिर से सुनिए। वैसे आसान है, जितना अभी तक पढ़ा हूं आप समझ सकते हैं। ऐसे है बिल्कुल सोनम, क्योंकि बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी हो ही नहीं सकता, ये ऐसे है। एनी शार्ट कंपोजिशन इन प्रोज दैट अंडरटेक टू डिस्कस अ मैटर, डिस्कस कर रहा है किसी मैटर को, एक्सप्रेस अ पॉइंट ऑफ व्यू, सिंपल सी बात है, ये ऐसे हो गया। सोचो मतलब ऐसे से तो कुछ बचा ही नहीं। 7 क्वेश्चन आया था उस बार एग्जाम में आपके। वो क्वेश्चन मिल जाता। चलो अब देखो, मैं उस लाइन को पढ़ रहा हूं जो पिछली बार क्वेश्चन आया है, मिल गया। बी हैप्पी। मेरी आवाज सबको क्लियर जा रही है, मैं ऑडिबल? बताइए भैया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ बैलेड, कौन सा मेन कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। इट टेल्स अ स्टोरी ऑफन विद द म्यूजिक एकम्पनीमेंट, स्टोरी सुनाई जाती है, म्यूजिक एकम्पनीमेंट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, एकदम सही बात है, करेक्ट। इट यूजुअली डील्स विद अ सिंगल एपिसोड, ये भी सही बात है। द स्टोरी इज टोल्ड थ्रू डायलॉग एंड एक्शन, ये भी सही बात है, डायलॉग एंड एक्शन है, ड्रामेटिक स्टोरी है। इट इज कॉमिक इन नेचर, यही गलत है। कॉमिक इन नेचर कहीं नहीं लिखा है, ऑफन, सेल्डम, ये सब शब्द यूज नहीं किया। कॉमिक हो सकता है लेकिन हमेशा नहीं हो सकता, समझ गए आप, तो वही इसमें गड़बड़ी है। तो ये है आपका, बहुत बेहतरीन। तो मजा आ रहा है आप लोग को, डीपर से डीपर लेवल पे कर रहा हूं आपको, कहीं कोई दिक्कत है नहीं। अब बैलेट के टाइप की बात करते हैं। फॉक बैलेट, लिटरेरी बैलेट एंड ब्रॉड साइड बैलेट, ये 3 मेजर बैलेट होते हैं। जो फॉक बैलेट होता है, ये क्या होता है, ये वर्षों से गाए जाने वाले गाने को जो हम आगे गाते रहते हैं उसी को क्या बोलते हैं, फॉक बैलेट बोलते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं। यानी वर्षों से कोई कभी कोई गा दिया, जिसके राइटर वगैरह का हमें पता नहीं है, उसको आगे भी हम बढ़ाते जा रहे हैं, उसमें कुछ एडिशन हो रहा है, कुछ सब्सट्रैक्शन हो रहा है, चलता जा रहा है, फॉक बैलेट हो गया। और अब देखो लिटरेरी बैलेट क्या होता है, बिल्कुल प्लान करके लिखा जाता है, जैसे ला बेली डेमसेल्स मर्सी हो गया, तो जो प्लान करके बैलेट लिखा गया है उसे लिटरेरी बैलेट बोलेंगे। ब्रॉड साइड बैलेट क्या होता है, ये न्यूज़पेपर पहले आता था ना, तो उसके साइड में, वन साइड में सिंगल सीट ऑफ पेपर पे प्रिंट करके जो बैलेट जो है किया जाता है उसी को बोलते हैं ब्रॉड साइड। ठीक है, तो वन साइड पे किसी सिंगल सीट ऑफ पेपर पे जो लिखा जाएगा वो ब्रॉड साइड बैलेट कहा जाएगा। और ये 16 17 सेंचुरी में बड़ा पॉपुलर था और ये बेचा जाता था। ठीक है, ये स्पेशली पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा वगैरह के लिए, क्राइम वगैरह से रिलेटेड चीजों को कवर करता था, करंट न्यूज वगैरह कवर करता था। क्लियर है, सभी को समझ में आ रहा है। तो ये हो गया।
अब देखो फीचर क्या है बैलेड स्टैंजा का, सबसे पहला यही है बैलेड स्टैंजा होना चाहिए, ठीक है, यानी क्वार्टरन होना चाहिए, 4 लाइन का होना चाहिए, ठीक है। ए बी का पैटर्न है इसका, क्या होगा ए बी सी बी, है ना। फिर इन मीडिया रेस, कहानी अचानक मिडिल से शुरू होगी, जैसे आप ला रिडेम्पशन मर्सी में अचानक वो सोल्जर मिलता है, नाइट एट आर्म मिलता है जो प्रॉब्लम में है, तो उसको देख के पोएट पूछता है भैया काहे तुम प्रॉब्लम में हो, तब वो अपनी पूरी कहानी सुनाता है। तो मिडिल से कहानी शुरू होती है, एब्रप्ट ओपनिंग होती है। फिर उसके बाद इंक्रीमेंटल रिपीटिशन, ठीक है, कोई वर्ड है कोई फ्रेज है जो बार बार आगे बढ़ेगा, वो रिपीट होगा, फिर उसके बाद आगे की कहानी चलने लगेगी। तो ये चीज है। तो इंक्रीमेंटल रिपीटिशन बड़ा ही फेमस है। और इसके अलावा एक और वर्ड आता है रिफ्रेन। रिफ्रेन का मतलब एक ही वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है, और इंक्रीमेंटल में क्या होगा, वो रिपीट होगा फिर कहानी जुड़ेगी, फिर रिपीट होगा फिर कहानी जुड़ेगी, तो होता है इंक्रीमेंटल। और थोड़ा थोड़ा चेंज रहेगा, एक दूसरे से लगभग सेम ही जैसा रहेगा लेकिन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, और फिर आगे नई कहानी ऐड हो जाएगी, तो इंक्रीमेंटल है। यस, आगे बढ़ते हैं। इम्पर्सनैलिटी ऑब्जेक्टिव, बिल्कुल पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव होता है। इसमें जो पोएट पोएट की कोई कहानी नहीं आती है, उसकी अपनी कहानी होती है जो पोयम होती है, तो पोएट पूरी तरह से अलग रहता है। डायलॉग पे इम्फेसिस डायलॉग फॉर्म में रहता है, एक दूसरे से कन्वर्सेशन कर रहा है, नरेटर कोई एक करेक्टर होगा उससे कन्वर्स करेगा, वो बताएगा उसको। सुपर नेचुरल एलिमेंट मिलेंगे, जैसे ला बेली डेंस मर्सी में जो महिला मिलती है वो बड़ी खतरनाक रहती है, उसको मिलती है और फिर जो है गायब हो जाती है उसको पागल बना के। रिफ्रेन आपको बता ही दिया, ठीक है, क्लियर एकदम समझ में आ रहा है, बहुत ही डीपर लेवल पे है मामला। तो बहुत बेहतरीन है। ओड, ओड आप सभी को पता है, ओड का मतलब होता है सॉन्ग या चैंट। ये बहुत ही फॉर्मल सेरिमोनियस लिरिक माना जाता है, मॉडरेट लेंथ का होता है। ये एड्रेस करता है किसी पर्सन को, प्लेस को, ऑब्जेक्ट को, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को, किसी को भी एड्रेस कर सकता है। एलिवेटेड टोन होता है, सीरियस सब्जेक्ट मैटर होता है, इलेबोरेट स्टैंजिक स्ट्रक्चर होता है, बहुत ही बेहतरीन। अब ओड के भी कई टाइप है, पिंडारिक ओड है, होरेसियन ओड है, इरेगुलर ओड है, वो सारे ओड्स हैं यहाँ पे, ठीक है। इरेगुलर ओड के बारे में हमेशा ये श्रेय जाता है अब्राहम काउली को इंट्रोड्यूस करने का, ठीक है। आपके एग्जाम में पूछा जाता है पिंडारिक ओड अपने 3 प्रकार के स्ट्रक्चर के लिए जाना जाता है, जिसे हम ट्राइडिक स्ट्रक्चर बोलते हैं, स्ट्रॉफी, एंटी स्ट्रॉफी एंड इपोड, ठीक है। स्ट्रॉफी का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा, राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट, जल्दी बताइए। इपोड का मतलब तो स्टैंड स्टिल होता है, राइट टू लेफ्ट, फिर उसके बाद लेफ्ट टू राइट, एंटी स्टॉप। चलो बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा कर रहे हैं। फीचर की बात करें तो ट्राइडिक स्ट्रक्चर बता ही दिया हूँ, एलिवेटेड डिक्शन एंड स्टाइल होगा, एपस्ट्रॉफी का यूज बहुत किया जाएगा, एकदम विशेषता है। फिर उसके बाद से मेडिटेटिव होता है, रिफ्लेक्टिव इन टोन होता है, पर्सोनिफिकेशन रहेगा, ठीक है, पब्लिक एंड प्राइवेट वॉइसेस, इमोशनल रेजोल्यूशन, ये सब नोट्स में मैंने दे दिया है। तो ये आपका जो है ओड हो गया। सोनेट तो एकदम बच्चों का खेल हो गया है, आप लोग इसे बहुत जानते हैं, तो इसमें ज्यादा कुछ बताना नहीं है। बस आप मुझे ये बता दीजिए स्पेंसरियन सोनेट और शेक्सपियरियन सोनेट में अंतर क्या है, सोनेट को कौन लेकर आया। तो ये आप सभी को पता है, सोनेट को लाने वाले कौन है, थॉमस यार्ड साहब है इंग्लैंड में, ठीक है। और स्पेंसरियन सोनेट और शेक्सपियरियन में बस यही अंतर है कि स्पेंसरियन में ए बी फिर दूसरा वाला स्टैंजा कनेक्ट रहेगा पहले से, तो फिर बी सी फिर उसके बाद सी डी। यही शेक्सपियरियन में क्या हो जाएगा, ए बी सी डी ई एफ जी जी। अब जो आपका शेक्सपियरियन सोनेट है उसको कौन लेकर आते हैं, यस इंटरलॉकिंग बोल सकते हैं, यस बहुत सही। शेक्सपियरियन सोनेट को अर्ल ऑप्सरे, हेनरी होवार्ड अर्ल ऑप्सरे, ठीक है, लेकिन इसको परफेक्ट कौन करते हैं, शेक्सपियर साहब करते हैं। अब देखो इसके सारे फीचर में मैंने बता दिया कि आप सोनेट में ज्यादातर क्या आपको देखने को मिलेगा, आयम्बिक पेंटामीटर देखने को मिलता है, ओल्टा देखने को मिलता है, ठीक है, कंसीट आपको देखने को मिलता है, फाइनल कपलेट शेक्सपियर वाले केस में मिलता है, ठीक है। सोनेट सीक्वेंस एक अच्छा चीज है। सोनेट सीक्वेंस आप क्या समझते हैं,
सोनेट सीक्वेंस क्या होता है? जब आपका कोई पोएट की कोई राइटर एक साथ ढेर सारे सोनेट लिखता है, ग्रुप ऑफ सोनेट लिखता है, तो उसे हम बोलते हैं सोनेट सीक्वेंस। जैसे एस्ट्राफल एंड स्टेला जो है लिखा गया फिलिप सिडनी के द्वारा। तो ये सब भैया बता दिया हूं आप लोग को, क्या बात है, कहीं कोई अब दिक्कत की बात नहीं है। ब्लैंक वर्स, ठीक है। ब्लैंक वर्स और हीरोइक कपलेट, ये दो टॉपिक आपके कोर्स में है। ब्लैंक वर्स में क्या होता है, पहले हीरोइक कपलेट समझ लो। हीरोइक कपलेट में दो आयम्बिक पेंटामीटर की लाइन रहेंगी और दोनों राइम करेंगी, तो क्या हो जाएगा? वो हीरोइक कपलेट हो जाएगा। लेकिन जब वो राइम नहीं करेंगी तो ब्लैंक वर्स हो जाएगा। सिंपल सा है एकदम। ब्लैंक का मतलब होता है बेयर या वाइड ऑफ राइम, तो हो गया। इसको सबसे पहली बार, ये अच्छा क्वेश्चन है आप सभी के लिए, इसको इंट्रोड्यूस किसने किया? इट वाज इंट्रोड्यूस इनटू इंग्लिश लैंग्वेज बाय हेनरी वार्ड अर्लाप्सर, ठीक है। इन्होंने ट्रांसलेट किया था वर्जिल ऑफ एनियड, वर्जिल्स के एनियड को, तो उनका श्रेय जाता है इसको लाने का। क्लियर है? अब इसमें कुछ नहीं है, इसके बाद अब कुछ मत पूछो इसके बारे में। अब हम आ जाते हैं ब्लैंक वर्स के बाद, बस सरसरी निगाह से आपको दिखा दे रहे हैं, मजा ही कर लो आप लोग भी। ड्रामा डीपर लेवल पे हो गया, नावेल भी हो गया, नॉन फिक्शन भी हो गया। अब एपिक, अच्छा वो ब्लैंक वर्स बाद में है वो, ठीक है। एपिक, एपिक को कौन नहीं जानता भैया? एपिक जो है ये लिया गया है इपॉस से, ठीक है। एपिकॉस या इपास, इसका मतलब होता है वर्ड, सॉन्ग या स्पीच। एक लॉन्ग नरेटिव पोएम होता है, रिटन इन एलिवेटेड एंड फॉर्मल स्टाइल में लिखा जाता है, एंड ये रिकाउंट करता है एडवेंचर ऑफ अ हीरोइक फिगर, किसी एक हीरोइक फिगर के एडवेंचर को दिखाता है। हीरोज एक्शन टिपिकली डिटरमाइन द फेट ऑफ अ ट्राइब, nation or the entire human race. It is considered the grandest and most ambitious form of poetry. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार आप लोगों से पूछा जाता है ना। तो अब यहाँ पे जो है दो प्रकार के एपिक होते हैं, एक होता है प्राइमरी एपिक, एक होता है सेकेंडरी एपिक, ठीक है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी एपिक होता है, तो ये आप लोग को ध्यान देना है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि ये बताओ प्राइमरी एपिक जो है सेकेंडरी एपिक में क्या बेसिकली अंतर है, तो सेकेंडरी एपिक जो है आप क्या बताएंगे? सेकेंडरी एपिक जो है बहुत प्लान के साथ लिखा जाता है, बस इतना देख लें फिर सीधे क्वेश्चन पे आ जाएंगे। जो सेकेंडरी एपिक होता है ये रिटन कंपोजिशन होता है बाय अ स्पेसिफिक नोन ऑथर, ठीक है, हु कॉन्शियसली इमिटेट द स्टाइल एंड कन्वेंशन ऑफ द फॉक एपिक। फॉलो तो करता है ओरल को ही, ठीक है, हाँ, फॉक एपिक को ही ओरल एपिक बोलते हैं, ठीक है। ओरल प्राइमरी एक ही चीज है। ये ज्यादा पॉलिश्ड, कई बार पूछता है कि ये बताइए कौन सा एपिक जो है ज्यादा पॉलिश्ड होता है, अब बहुत ज्यादा वेल कंस्ट्रक्टेड होता है, तो कौन होता है? वो होता है लिटरेरी या सेकेंडरी एपिक, ठीक है। जो प्राइमरी एपिक होते हैं वो ओरल कंपोजिशन होते हैं, ठीक है। उस समय के लोग मतलब ऐसे ही ओरली बात कर रहे हैं, फिर वो एपिक के रूप में बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। कई बार कहा जाता है किसी एक सिंगल ऑथर के द्वारा नहीं लिखा गया, वो धीरे 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 क्या होता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। बीउल्फ इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। अक्सर पूछा था कि बीउल्फ जो है फर्स्ट प्राइमरी एपिक का नाम कोई बताइए, तो उसमें बीउल्फ का नाम जाता है, ठीक है। चलिए, तो अब जो है बाकी चीजें आप सभी लोग जानते हैं, तो अब हम सीधे क्वेश्चंस पे आते हैं और देखते हैं कि आप लोग कितना कर पा रहे हैं। लगभग हर एक चीज आप लोग को बताया गया है, तो ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए जल्दी से करते हैं हम लोग क्वेश्चंस। पोएट्री का सेक्शन हो गया है ना, तो अब चला जल्दी से आ जाइए आप लोग प्रोज सेक्शन, फिक्शन में आ जाइए। ये कल करवा दिए हैं, बस फटाफट आप लोग क्वेश्चन बताते जाइए। अ पिकारेक्स नॉवेल टिपिकली फीचर्स अ हीरो हु इज, बताइए। अ रॉग आर पिकारो लिविंग बाय देयर विट्स। एन एपिस्टोलरी नॉवेल इज स्टोरी टोल्ड थ्रू, एपिस्टोलरी नॉवेल की स्टोरी किसके थ्रू सुनाई जाएगी? अ सीरीज ऑफ लेटर्स या डॉक्यूमेंट। अ गोथिक नॉवेल इज कैरेक्टराइज्ड बाय, गोथिक नॉवेल कैसे कैरेक्टराइज किया जाएगा, उसमें क्या मिलेगा? एलिमेंट्स ऑफ मिस्ट्री, हॉरर एंड सुपरनेचुरल सेटिंग। द टर्म स्ट्रीम ऑफ कॉन्सोनेंट रिफर टू टेक्निक, किस टेक्निक को रिफर करता है ये? तो डिपिक्ट द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ थॉट्स एंड फीलिंग इन अ कैरेक्टर्स माइंड, जो कैरेक्टर के माइंड में चल रहा है उसको दिखाता है।
आगे बढ़ते हैं। अ हिस्टोरिकल नॉवेल इज वन दैट, हिस्टोरिकल नॉवेल वह होता है जो सेट्स इट्स एक्शन इन अ पीरियड अर्लियर देन द टाइम ऑफ राइटिंग, मतलब पहले की कहानी को सुनाता है। द बिल्डंग्स रोमन फोकसेस ऑन, बिल्डंग्स रोमन कहाँ फोकस करता है भैया, तो अब मोरल एंड साइकोलॉजिकल ग्रोथ ऑफ द प्रोटैगनिस्ट फ्रॉम यूथ टू एडल्ट उसको दिखाता है। द रीजनल नॉवेल इज डिफाइंड बाय इट्स फोकस ऑन, रीजनल नॉवेल को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, किस पे फोकस रहता है इसका, तो स्पेसिफिक जियोग्राफिकल लोकेशन एंड इट्स यूनिक कस्टम स्पीच, तो ये उसको दिखाता है भैया। इन प्रोज फिक्शन द सेटिंग इंक्लूड, प्रोज फिक्शन में सेटिंग क्या इंक्लूड करता है, तो ये किसको इंक्लूड करता है भैया, सेटिंग में क्या होता है, तो द टाइम एंड प्लेस इन विच द स्टोरी अकर्स। द शॉर्ट स्टोरी डिफर फ्रॉम नॉवेल प्राइमरली, शॉर्ट स्टोरी को नॉवेल से आप अलग कैसे करेंगे, तो जो शॉर्ट स्टोरी होगा उसमें इकोनॉमी ऑफ सेटिंग एंड ब्रेविटी ऑफ प्लॉट, प्लॉट बहुत कम रहेगा छोटा सा, और सेटिंग भी थोड़ा सा रहेगा, तो उन सारी चीजों को ध्यान दिया जाएगा। तो कल बहुत अच्छे से ये पढ़ा दिया था, इसलिए बहुत आसानी से आप लोग इसमें कर गए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। सबसे लास्ट क्वेश्चन है द ओमनीसिएंट नरेटर, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ओमनीसिएंट नरेटर कौन होता है, कल बहुत अच्छे से बताया था नरेटर को, नोज एनीथिंग अबाउट ऑल कैरेक्टर्स एंड इवेंट्स, ठीक है, तो हो गया, कुछ है ही नहीं। अब बताइए भैया, सब हो गया एकदम बढ़िया से, तो भैया नावल में तो मुझे लग रहा है कहीं कोई दिक्कत ही नहीं। यस, ही है ओमनीसिएंट नरेटर हैज अ वांटेज पॉइंट। अब प्रोज पे आ जाते हैं, प्रोज नॉन फिक्शन में ये तो इतना बढ़िया से पढ़ाया हूं कि आपके लिए बच्चों का खेल है। अब देखते हैं, कोई गलत कर दिया तो समझ लो उसकी डंडे से पिटाई होगी। एन ऑटोबायोग्राफी, गलत करते ही अपने गाल पे तमाचा मारना है, ये अभी अभी से बता दे रहे हैं, गाल पे तमाचा तुरंत पड़ना चाहिए। एन ऑटोबायोग्राफी इज अ वर्क वेयर, ऑटोबायोग्राफी एक ऐसा वर्क है जहां पर क्या होता है, पर्सन राइट द स्टोरी ऑफ देयर ओन लाइफ, हाँ अपनी खुद की स्टोरी लिखते हैं लोग, ठीक है भैया। अब बायोग्राफी इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम ऑटोबायोग्राफी, ये कैसे ऑटोबायोग्राफी से अलग है, इट इज हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन्स लाइफ रिटन बाय अनदर पर्सन, ध्यान देखिए किसी पर्सन की लाइफ किसी और के द्वारा लिखी जा रही, ठीक है। द एसे वाज फर्स्ट पॉपुलराइज्ड बाय फ्रेंच राइटर, एसे जो है वो पहली बार किस फ्रेंच राइटर के द्वारा पॉपुलराइज किया गया था, सभी को पता है, वो माइकल डी मोन्टेग, मोन्टेन है। हु इज ऑफन कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश एसे, किसको फादर ऑफ इंग्लिश एसे बोला जाता है, तो किसको बोला जाता है, दैट इज फ्रांसिस बेकन। प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसे किसे बोला जाता है, तो चार्ल्स लैम्ब। इसमें जो आपके रिचर्ड स्टील हैं, ये किस प्रकार के राइटर हैं, बताइए किस प्रकार के राइटर हैं, पीरियोडिकल एसेज के राइटर, ठीक है। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन भी क्या पीरियोडिकल एसेज लिखते हैं, तो यस ये भी लिखते हैं। इनके दो पीरियोडिकल के नाम बताइए, कौन बताएगा नाम, जल्दी बताइए, दो पीरियोडिकल के नाम, देखते हैं भूल गए सबकी बता पा रहे हैं, रैमलर एंड आइडलर एंड रैमलर। अब ममायर फोकसेस मोर ऑन, ममायर किस पे फोकस करता है, बताइए भैया ममायर किस पे फोकस करता है, चलो देखते हैं। क्या डेट एंड हिस्टोरिकल फैक्ट पे फोकस करता है, साइंटिफिक डिस्कवरी, इमेजिनरी सेटिंग, नो। द ऑथर्स पर्सनल मेमोरीज ऑफ पीपल एंड फॉर्मल एसे आर जनरली, फॉर्मल एसे जनरली क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव, सीरियस एंड ऑर्गेनाइज होते हैं। आगे बढ़ते हैं। चार्ल्स लैम्ब इज फेमस फॉर विच काइंड ऑफ स्टाइल, किस स्टाइल के लिए चार्ल्स लैम्ब जाने जाते हैं, तो पर्सनल या इनफॉर्मल या फेमिलियर ऐसे के लिए जाने जाते हैं। द स्पेक्टेटर एंड टाइटल वर फेमस इन 18th सेंचुरी, कैसे किस रूप में जाने जाते थे, पीरियोडिकल एसेज के रूप में जाने जाते थे। अ ट्रेवलॉग इज अ फॉर्म ऑफ नॉन फिक्शन, ये किस प्रकार का नॉन फिक्शन फॉर्म है, रिकॉर्ड द ऑथर एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन व्हाइल ट्रेवलिंग। बी एफोरिस्टिक स्टाइल कैरेक्टराइज्ड बाय ब्रीफ एंड पिथी स्टेटमेंट इज अ हॉल मार्क ऑफ, किस तरह के किसके एसेज का हॉल मार्क है ये एफोरिस्टिक स्टाइल, तो ये बेकन के एसेज की स्टाइल है। चलिए अब सबसे लास्ट में आते हैं और कुछ एमसीक्यू करते हैं, बचे हुए मिक्स टाइप के हैं ये। एन ऑक्सीमोरन इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट, एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है ऑक्सीमोरन, बताइए
कंबाइन टू कंट्राडिक्टरी टर्म्स, जैसे बिटर स्वीट हो गया। हीरोइक कपलेट कंसिस्ट करता है, बताइए हीरोइक कपलेट में क्या आता है। तो यहाँ पे 2 लाइंस रहेंगी, लेकिन वो क्या करेंगी, वो राइम करेंगी। तो पहला वाला इसका आंसर होगा, आयम्बिक पेंटामीटर में होगा। अ सटायर इज अ लिटरेरी वर्क, सटायर एक ऐसा लिटरेरी वर्क होता है जो क्या करता है भैया, प्रेजेस द गवर्नमेंट, यूजेस ह्यूमर एंड आयरनी टू क्रिटिसाइज ह्यूमन फॉली एंड वाइस। तो इसका होगा आंसर बी। ब्लैंक वर्स इज डिफाइंड एज, ब्लैंक वर्स कैसे डिफाइन कर सकते हैं आप, तो इसका होगा अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर, बी। एन एपस्ट्रॉफी अकर्स व्हेन अ पोएट, एपस्ट्रॉफी कब अकर होता है, जब पोएट क्या करता है, यूजेस टू मेनी पंक्चुएशन मार्क्स, डायरेक्टली एड्रेसेस एन एब्सेंट पर्सन और पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट, बी। मेटाफर इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट, मेटाफर एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है जो क्या करता है, मेक्स एन इम्प्लिसिट कंपैरिजन, दो चीजों के बीच में, इम्प्लिसिट मतलब जो दिखाई नहीं पड़ता, ठीक है, डायरेक्ट कंपैरिजन करता है, ठीक है। जैसे आपने बोला कि ही इज लाइक अ लायन, आपने डायरेक्ट बोला ही इज लायन, तो ये होगा। इन ड्रामा द कोरस वाज ओरिजिनली यूज इन ग्रीक थिएटर, कोरस ग्रीक थिएटर में ओरिजिनली कैसे यूज किया गया था, टू कमेंट ऑन द एक्शन एंड प्रोवाइड बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, इसके लिए यूज किया गया था। आयरनी ऑफ सिचुएशन अकर्स व्हेन, आयरनी ऑफ द सिचुएशन का मतलब क्या होता है, द आउटकम ऑफ द इवेंट इज द अपोजिट ऑफ व्हाट वाज एक्सपेक्टेड, आप सोचते कुछ और है, हो कुछ और जाता है, प्लान कुछ और करते हो कुछ और जाता है, उसी को कहते हैं आयरनी ऑफ द सिचुएशन। पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है, गिविंग ह्यूमन क्वालिटी टू इनएनिमेट ऑब्जेक्ट एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज। सबसे लास्ट में आते हैं ओटावा रीमा से क्या समझते हैं आप, तो ओटावा रीमा क्या है, ये ऐसा स्टैंजा फॉर्म है जो कंसिस्ट करता है 8 लाइन, 8 लाइन्स। बताओ भैया, मजा आया कि नहीं आया, सारे प्रकार के क्वेश्चन कर लिया आपने। हाँ, जानबूझ के भी रखा था कि मुझे भी ज्यादा दिक्कत ना हो। ओ, लेकिन आपको समझना था। शाम वाली क्लास में होगा विजय लक्ष्मी जी, बहुत अच्छे से होगा फिगर, आप इसमें डोंट वरी, जो आपकी प्रॉब्लम से भेज दीजिए। वैसे आप नॉर्मल वे में समझना चाहते हैं तो बस आप ये समझ लो कि जब नेचर के एलिमेंट को बहुत हाई लेवल पे यूज किया जाता है, ह्यूमन इमोशंस जिसके थ्रू दिखाया जाता है, तो पैथेटिक फैलेसी हो जाता है। जैसे ह्यूमन को ही, नेचर को एक ह्यूमन बीइंग की तरह रोते हुए दिखाया दिया जाए, ठीक है, हाई, जो रोना होता है, हंसने वाला इमोशन, जब इस तरह के इमोशंस को दिखाते हैं, तो ऐसे कंडीशन में जो है आप पैथेटिक फैलेसी बोलते हैं। नॉर्मल आप जो है हाँ एक्सेसिव इमोशंस कह लीजिए। तो ये है, जैसे आप कह रहे हैं कि ऑल द माउंटेन्स आर वीपिंग ऑन द डेथ ऑफ माय फ्रेंड, तो ये क्या हो गया, ये पैथेटिक फैलेसी की कैटेगरी में चला जाएगा। मतलब है तो सारा पर्सनिफिकेशन ही, लेकिन अगर उसके बीच में भी डिफरेंस करना है तो फिर क्या हो जाएगा, ये ठीक है। द नेचर वाज मोर्निंग ऑन द डेथ, ठीक है। उसी के सब टाइप्स हैं नीतू जी। पर्सोनिफिकेशन एक बड़ा टर्म है, जिसका मतलब होता है कि कोई भी नेचुरल ऑब्जेक्ट या नेचर के ऑब्जेक्ट को या फिर कोई वस्तु को या किसी मरे हुए व्यक्ति को, जिसको भी एड्रेस करेंगे, अगर ह्यूमन क्वालिटी देते हैं तो वो पर्सोनिफिकेशन कहलाएगा। लेकिन डीपर लेवल पे जाएंगे तो फिर वो अलग अलग चीजें हो जाती है, ठीक है। तो आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। अब जो है मान लो विशेष सिचुएशन में पर्सनिफिकेशन ऑप्शन में नहीं आया और केवल वहां पैथेटिक फैलेसी लिखा है। अब नीतू जी आपने तो पर्सनिफिकेशन ही पढ़ा है, पैथेटिक फैलेसी आपको पता ही नहीं था, तो फिर फंस गए आप। तो इसलिए जानना जरूरी है। चलिए, तो अभी आप लोग बताइए, आज की तो क्लास हम यहीं पे एंड करने वाले हैं। सभी को मजा आया और आपका लिटरेरी टर्म्स पूरी तरह से रिवाइज हो चुका है। हाँ, बस एक क्वेश्चन आप सभी से मुझे आप सभी को बताना था, वो मुझे ये बताए कि हीरोइक कपलेट, जैसे आपने देखा कि सबसे पहला, जब सबसे पहले उसको यूज किया था किसने, ब्लैंक वर्स को, हेनरी होवार्ड अर्ल ऑफ सरे। हीरोइक कपलेट को किसने सबसे पहले यूज किया था, मैं ये जानना चाहता हूँ। अरे गड़बड़ा देंगे आप लोग। हीरोइक कपलेट पोप साहब यूज कर दिए, नहीं ना।
चंचल जी कह रही सर जल्दी ऊपर बढ़िए, जल्दी ऊपर बढ़िए। अब लो नोट्स में है मेरे पास सब, ठीक है। अच्छा ग्रुप में आप लोग मैसेज कर दो। हाँ अब देखो यहाँ पे ये सब नोट्स में सब है, बस दिखाना चाहता था मैं मेन मेन चीजें। द टर्म हीरोइक कपलेट, ध्यान दे यहाँ पे, जॉफरी चासर जो है उन्होंने पाइनियर किया था इस फॉर्म को इंग्लिश में 14 सेंचुरी में, ध्यान रखिएगा। तो जाफरी चासर साहब को इसको माना जाता है कि सबसे पहले उन्होंने यूज किया था, चासर साहब। अब अगर आप लोग को याद हो तो जो मैंने आप लोग को क्लास पढ़ाई थी, आ, आप लोग को जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की W.J. लॉन्ग की, उस क्लास को आप लोग देखिएगा। ठीक है। तो उस क्लास में हमने सब पढ़ा दिया था, सब उसी समय बताया था, एक बार डिस्कस भी किया था। ठीक है। लीजेंड ऑफ गुड वुमेन, क्या बात है भाई। विजय लक्ष्मी और इनके लिए तालियां हो जाए, नीतू जी के लिए। यस, इन दोनों लोगों ने जो है यस, सोनम कह रही है पोप एंड ड्राइडन ने पॉपुलर किया, एकदम सही बात है। हीरोइक कपलेट को पॉपुलर करने का श्रेय इनको जाता है, पहली बार यूज करने का श्रेय जॉफरी चासर को जाता है इन लीजेंड ऑफ गुड वुमेन में। ठीक है। बहुत बेहतरीन तरीके से नोट्स आप लोग के लिए डिजाइन किया गया है भाई, मजा ही मजा है आपका। सब कुछ आपके पास है। ठीक है। तो ये है। चलिए इसी के साथ आज की क्लास को एंड करते हैं, बहुत कुछ आपको बता दिया है। ठीक है। अब आपको बस कुछ नहीं करना है, बस मजे से एग्जाम देना है। ठीक है। सब अच्छा होगा। सभी को गुड नाइट मेरी तरफ से। मिलते हैं आप सभी के साथ, एक क्लास और आप सभी का लेंगे हम, और उस क्लास में हम क्या करेंगे, आपसे डिस्कस करेंगे फिगर ऑफ स्पीच में। ठीक है। अगर आप लोग को फिगर ऑफ स्पीच में किसी को स्पेशल डाउट है तो मुझे प्लीज आप लोग मैसेज डाल दें, सिर्फ इसलिए कि क्योंकि देखो बहुत सी चीजें हैं, पता नहीं कब का पढ़े, एक बार हमको भी देखना पड़ता है। तो उन सारी चीजों को लेकर अच्छे से हम आपके लिए आएंगे। ठीक है। अगर किसी को स्पेशल कोई डाउट है, अदरवाइज तो कोई दिक्कत नहीं है, इतनी चीजें रहेंगी कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, डोंट वरी। तो सभी को गुड नाइट, और रात में हम आपसे मिलेंगे कितने बजे, सिर्फ फिगर ऑफ स्पीच की मुझे क्लास लेनी है, आप मुझे रात में 11 बजे मिले। 11 बजे आप लोग मिल सकते हैं, बताइए रात में 11 बजे मिल सकते हैं कि सुबह 2 बजे मिले? सुबह 2 बजे मिलेंगे आप लोग। चलिए रात में 11 बजे मिलते हैं हम लोग, 11 बजे। अभी आप लोग जीके पढ़ लीजिए सर से। गुड नाइट। सब भेज दो, एक मुझे ना ग्रुप में बेटा मैसेज आप सभी लोग भेज दें प्लीज, किसी को किसी प्रकार का डाउट हो, मैं चाहता हूं सब खत्म कर दूं आपके डाउट। ठीक है। सभी को गुड बाय।